आप सुन रहे हैं अनसुनी कहानियां। वो कहानियां जो दुनिया भूल गई, हम उन्हें जिंदा करते हैं अपनी आवाज में। शुरू करते हैं आज की एक और अनसुनी दास्तां। आज रात हम रोमन इतिहास की सबसे कुख्यात महिलाओं की जिंदगी और उनकी विरासत पर नजर डालेंगे। वो महिलाएं जिन्होंने अपनी बदनामियों को तोड़ा, चालाकी से सत्ता हासिल की और धोखे, हत्या और घोटालों का एक ऐसा सिलसिला छोड़ा जिसे भुलाया नहीं जा सकता। सम्राटों को जहर देने से लेकर जनरलों को बहकाने और गृह युद्धों की साजिश रचने तक, ये महिलाएं सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि यादगार भी थी। तो आराम से बैठने से पहले हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए। साथ ही हमें बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कहां से हो और तुम्हारे यहां अभी कितने बजे हैं। कभी कभी हमारी कहानियां इतनी दिलचस्प होती हैं कि हम अभी भी कुछ बोरिंग वाली कहानी पर काम कर रहे होते हैं। अब वक्त है लाइटें धीमी करने का, पंखा चलाने का, ताकि थोड़ा बैकग्राउंड शोर रहे। और चलो मिलकर आज रात के लिए जो कुछ भी है उसे कवर करते हैं। वो मां जिसने एक राक्षस बनाया। एग्राइना द युवा रोमन सत्ता के दिल में पैदा हुई थी। वो जर्मेनिकस और एग्राइना द एल्डर की बेटी थी और सम्राट कैलिगुला की बहन। लेकिन प्राचीन रोम में सत्ता कभी भी आराम से नहीं मिलती थी। उसे मेहनत से कमाना पड़ता था। कभी बहकाई गई, कभी जहर दिया गया। जैसे ही वो सार्वजनिक जीवन में आई, अग्रैना ने लंबा खेल खेलना शुरू कर दिया। उसके शुरुआती सालों में उसे निर्वासित कर दिया गया था, ये दिखाने के लिए कि शाही परिवार की महिलाएं भी फेंकने लायक होती हैं। लेकिन जब कैलिगुला की हत्या हो गई और उसका चाचा क्लॉडियस सिंहासन पर बैठा, तो अग्रैना ने अपनी मौका देखा। उसने अपने ही चाचा क्लॉडियस को बहकाया और उससे शादी कर ली और रोम की सम्राज्ञी बन गई। लेकिन वो सिर्फ रानी बनना नहीं चाहती थी, वो शासन करना चाहती थी। अग्रैना का पिछली शादी से एक बेटा था, लुसियस डॉयटियस। एनोबार्बस, जिसे इतिहास नरों के नाम से याद रखेगा, उसकी दीवानगी बन गई। उसने क्लॉडियस से उसकी गोद ली। धीरे धीरे उसे क्लॉडियस के अपने जैविक बेटे ब्रिटानिकस से ऊपर ला खड़ा किया। हर कदम सोच समझकर उठाया गया, हर साथी बड़ी सावधानी से चुना गया। उसने अपने और सम्राटों की तस्वीर वाले सिक्के बनवाए। रोम में एक महिला के लिए यह बिल्कुल अनोखा था। और जब नरों की स्थिति पक्की हो गई, तो क्लॉडियस की मौत हो गई। आधिकारिक कहानी थी कि बीमारी से उसकी मौत हुई, लेकिन जो सच फुसफुसाया जाता था वो ये कि अग्राइना ने उसे जहरीले मशरूम का खाना खिलाया था। वो उसका सबसे पसंदीदा था। नेरो ने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही सम्राट का ताज पहना। शुरू शुरू में एग्रीना उसके जरिए राज करती थी। वो उसके साथ सार्वजनिक जगहों पर बैठती, उसके खत पढ़ती और सेनेटर से मिलती। लेकिन नेरो, जैसे कई ताकतवर माताओं के बेटे होते हैं, उसने उसकी पकड़ से खफा होना शुरू कर दिया। उसने उसके सारे टाइटल छीन लिए, उसकी सुरक्षा हटा दी और उसे एक अलग मकान में भी भेज दिया। लेकिन एग्रीना को खत्म करना इतना आसान नहीं था। नेरो ने उसे डूबने के लिए एक टूटते हुए नाव में फंसाने की कोशिश की, जो तब नाकाम हो गई जब वो तैरकर किनारे आ गई। आखिरकार उसने उसे मारने का आदेश दे दिया। उसे चाकू से गोद दिया गया, अपनी विला में मौत तक। कहते हैं उसकी आखिरी बातें बहुत डरावनी थी। जब हत्यारे ने अपनी तलवार उठाई, तो उसने अपना पेट दिखाया और कहा, यहां वार करो इस बोर नीरों के लिए। अग्रीना की जिंदगी सिर्फ महत्वाकांक्षा की कहानी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। रोम में सबसे ताकतवर महिलाएं भी सिर्फ उधार लिए हुए वक्त पर जीती थी, और जो शासक बनाती थी अक्सर उन्हीं राक्षसों के हाथों अपनी मौत पाती थी जिन्हें उन्होंने बनाया था।
अध्याय 2। मेसिलिना, जरूरत से ज्यादा की सम्राज्ञी। वालेरिया। मेसिलिना ने सम्राट क्लॉडियस से शादी की थी जब वो अभी किशोरी थी। बाहर से वो एक रानी जैसी दिखती थी, खूबसूरत, जवान और कुलीन परिवार की। लेकिन उसके असली स्वभाव के बारे में रोम में चुपके से बातें होती थी, जो जल्दी ही अफवाहों में बदल गई। मेसिलिना का नाम उस समाज में बदनामी का पर्याय बन गया जहां कम से कम दिखावे में तो शालीनता को बहुत अहमियत दी जाती थी। वो एक कमरे में रखे तेल के दियों के बीच जलती हुई आग की तरह थी। जब क्लॉडियस, जो कि पढ़ाकू और थोड़े अजीब थे, खुद को प्रशासनिक कामों में डूबा लेते थे, मेसिलिना ने महल को अपने खेल का मैदान बना लिया था। उसने उसकी जगह सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि काबू पाने के लिए थी। सीनेटर, जमींदार, यहां तक कि सेना के अफसर भी उसकी चक्कर में पड़ जाते थे, और कभी कभी उसके बिस्तर में भी। जो उसे खुश करते थे उन्हें पदोन्नति मिलती थी, जो उसे नाराज करते थे वे गायब हो जाते थे। लेकिन रोम को सच में चौंकाने वाली बात केवल उसके संबंध नहीं थे। वो था उसका पैमाना, उसकी हिम्मत, उसकी लालसा। एक कहानी है, शायद सच न हो, लेकिन काफी लोग मानते हैं, जिसमें मेसिलिना और एक मशहूर कॉर्टिजन के बीच मुकाबला हुआ कि कौन एक ही रात में ज्यादा मर्दों के साथ सो सकती है। कहा जाता है मेसिलिना ने यह मुकाबला जीत लिया, और तब भी उसने हार नहीं मानी जब दूसरी औरत ने छोड़ दिया। लेकिन उसकी खतरनाक जिंदगी में सिर्फ हसरत ही नहीं थी, वो राजनीतिक रूप से भी महत्वाकांक्षी थी। अपने विरोधियों को झूठे आरोपों और फांसी के जरिए खत्म कर देती थी। उसे सिर्फ मजा नहीं चाहिए था, उसे हमेशा के लिए सत्ता चाहिए थी। और फिर उसने हद पार कर दी। जब क्लॉडियस दूर था, मेसिलिना ने अपने प्रेमी कौंसल से एक सार्वजनिक समारोह में शादी कर ली। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक नाटक वाली शादी थी, कुछ कहते हैं कि ये एक तख्ता पलट था। लेकिन चाहे वो प्रतीकात्मक हो या असली, ये राजद्रोह था। एक महारानी दूसरी शादी नहीं कर सकती थी जब तक कि सम्राट अभी भी जिंदा था। ये खबर क्लॉडियस तक पहुंची। पहले तो उसने यकीन नहीं किया। उसकी बच्चों की मां इतनी बेइज्जती से कैसे धोखा दे सकती है? लेकिन सबूत तो साफ थे। मेसिलिना को बिना किसी मुकदमे के फांसी दे दी गई जब वो महल के बगीचों में छुपी थी। जब सैनिक आए तो उसने भीख मांगी, लेकिन उसकी खूबसूरती और आंसू अब काम नहीं आए। वो जवान थी, बस 20 के करीब। रोम ने मेसिलिना को कभी नहीं भूला। कुछ लोगों के लिए वो नारी पाप की मिसाल थी। वो रानी जिसने अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर सिर्फ अपनी इच्छाओं को तवज्जो दी। लेकिन शायद वो बस एक ऐसी औरत थी जो रोम से उससे ज्यादा चाहती थी जितना रोम देने को तैयार था। चैप्टर 3। फुलविया, वो औरत जो लिव्बी से पहले, अग्राइना से पहले जंग में उतरी। फुलविया थी वो औरत जिसने चुपचाप बैठना मना कर दिया था जब रिपब्लिक जल रही थी। एक अमीर और प्रभावशाली रोमन परिवार में जन्मी फुलविया का रास्ता उस वक्त के कुलीन महिलाओं की आम जिंदगी जैसा होना चाहिए था। शादी, बच्चे, चुप्पी। लेकिन फुलविया कोई साज सज्जा नहीं थी। वो एक हथियार थी। उसके पहले 2 पति, क्लायस पुलकार और गैस स्क्रिबोनियस क्यूरियो, जोशले लोकलुभावन नेता थे। वे वो लोग थे जो भीड़ को उकसाते थे और अमीरों को चुनौती देते थे। दोनों की मौत हिंसक तरीके से हुई, रोम की राजनीति के उथल पुथल में फंसकर। लेकिन फुलविया चुपचाप शोक मनाने वाली नहीं थी। उसने आगे बढ़कर उनके राजनीतिक किस्सों और उनकी भीड़ दोनों पर काबू पा लिया। फिर आई उनकी तीसरी और सबसे मशहूर पत्नी, मार्क एंटनी की फुलविया। जब जूलियस सीजर की हत्या हुई तो गणराज्य टुकड़ों में बिखर गया। फुलविया एंटनी के साथ खड़ी थी, सिर्फ एक पत्नी की तरह नहीं,
बल्कि एक चालाक साथी की तरह। वो पत्राचार संभालती थी, राजनीति की देखरेख करती थी, साझेदारी बनी हुई थी। और जब एंथनी पूरब की ओर चला गया तो फुलविया ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने उसके नाम पर एक सेना खड़ी कर दी। हां, सही सुना तुमने। एक ऐसी दुनिया में जहां महिलाएं वोट तक नहीं दे सकती थी, फुलविया ने युद्ध का ऐलान कर दिया। उसका दुश्मन था ऑक्टेवियन, सीजर का उभरता हुआ जवान वारिस, जो एंथनी की ताकत को चुनौती दे रहा था और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित कर रहा था। फुलविया ने ऑक्टेवियन को सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत दुश्मन समझा। उसे लगता था कि वो उसके पति की विरासत को बर्बाद कर रहा है। लुसियस एंथोनियस, जो एंथनी का भाई था, के साथ फुलविया ने हथियार उठाए और इसे पेरोसेन युद्ध के नाम से जाना गया। उन्होंने शहरों पर कब्जा किया, सैनिकों को एकजुट किया और पेरुया पर कब्जा कर लिया। महीनों तक फुलविया ने ऑक्टावियन की घेराबंदी का सामना किया। सामान कम पड़ने लगे, लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन वो डटी रही। आखिरकार शहर गिर गया। ऑक्टावियन ने उसकी जान बमुश्किल बख्शी। वो ग्रीस भाग गई, जहां वो आखिरकार फिर एंथनी से मिली। लेकिन आभार की बजाय उसने दूरी पाई। एंथनी ने युद्ध, उसके प्रभाव और उनके मकसद को लगभग खत्म करने का दोष उस पर लगाया। वो कुछ ही समय बाद अकेली और राजनीतिक रूप से तबाह होकर मर गई। क्या वह ज्यादा महत्वाकांक्षी थी? बिल्कुल, लेकिन फुलविया अहंकार से प्रेरित नहीं थी। वो वफादारी से चलती थी। उसकी हार इसलिए नहीं हुई कि उसने अपनी सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश की, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि उसने सब कुछ हासिल करने की हिम्मत की। फुलविया रोमन इतिहास की उन कुछ महिलाओं में से एक है जिन्होंने खुली बगावत में फौजों की कमान संभाली, और एक छोटे चमकदार पल के लिए उसने सिर्फ रोम को प्रभावित ही नहीं किया, बल्कि उसे शासन करने की कोशिश भी की। अध्याय 4, जूलिया द एल्डर, वो राजकुमारी जिसने हर नियम तोड़ा। जूलिया द एल्डर नियति में जन्मी थी। वो ऑगस्टस की एकमात्र जैविक संतान थी। वो आदमी जिसने टूटती हुई रोमन गणराज्य को एक साम्राज्य में बदल दिया। उसकी जन्म की खुशी सिर्फ जश्न नहीं थी, बल्कि राजनीति भी थी। एक नए रोम का प्रतीक, जो एक आदमी की सोच के तहत फिर से जन्मा था। और इसलिए जब जूलिया बोलने लगी तो उसे बेटी की तरह नहीं, बल्कि शतरंज के एक मोहरे की तरह पाला गया। ऑगस्टस ने उसके लिए कड़े प्लान बनाए थे। उसने पारंपरिक रोमन मूल्यों को वापस लाने के लिए नैतिक सुधार लागू किए, व्यभिचार, खर्चीलेपन और स्कैंडल के खिलाफ कानून बनाए। और इन मूल्यों को मजबूत करने के लिए उसने अपनी बेटी को खुद एक आदर्श रोमन के रूप में पेश किया। औरत, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, बेहद खूबसूरत। लेकिन जूलिया किसी की निशानी बनने में दिलचस्पी नहीं रखती थी। उसे बार बार राजनीतिक वजहों से शादी दिलवाई गई। पहले मार्सलस से, फिर मार्कस एग्रिपा से और आखिरकार टाइबेरियस से। हर शादी ऑगस्टस की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करती थी। लेकिन कोई भी जूलिया के दिल को खुश नहीं कर पाई। इसलिए उसने बगावत की, तलवारों से नहीं, बल्कि अफवाहों और स्कैंडल से। उसने अपने आसपास कवियों, विचारकों और प्रेमियों को इकट्ठा किया। उसकी नायकों की कहानियां मशहूर हो गई। सम्राट की बेटी को जंगली पार्टियों में देखा जाता था, एक पल में वर्जिल के शेर सुनाते हुए और अगले ही पल किसी को बहकाते हुए। सीनेटर्स के बाद उसके प्रेमी आम आदमी नहीं थे। वे रोम के अभिजात वर्ग के बेटे थे और वो बिल्कुल शर्माती नहीं थी। कुछ कहते थे कि वो फोरम की सीढ़ियों पर ही प्यार करती थी, अपने पिता द्वारा बनाए गए कानूनों का मजाक उड़ाते हुए। दूसरों की फुसफुसाहट थी कि वो एक गुप्त गुट बना रही थी,
जिनके सदस्य उससे रोम से भी ज्यादा वफादार थे। आखिरकार ऑगस्टस के पास कोई और चारा नहीं बचा। उसकी विरासत, उसके कानून, उसकी छवि सब खतरे में थे। इसलिए उसने वो किया जो कोई पिता नहीं करना चाहता, अपने ही बेटी को देश निकाला दे दिया। जूलिया को भेज दिया गया, एक सुनसान द्वीप, बांध दिया, जहां तेज हवाएं चलती थी और सब सूना सूना था। कोई मेहमान नहीं, कोई खत नहीं, ना कोई शराब। उसके बेटे उससे छीन लिए गए। उसके नाम को सिक्कों और स्मारकों से मिटा दिया गया। कभी रोम की रानी जूलिया अब एक भूत बन गई थी। उसने अपनी आखिरी सालें चुपचाप बेइज्जती में बिताई। आखिरकार कुपोषण और टूटे दिल से दम तोड़ दिया। अगस्टस ने उसे कभी माफ नहीं किया और रोम ने भी उसे कभी पूरी तरह नहीं भुलाया। जूलिया की कहानी सिर्फ ज्यादा हो जाने की कहानी नहीं है। ये एक नियंत्रण की त्रासदी है। एक ऐसी औरत जो ताकत में पैदा हुई, लेकिन उसे कभी उसका इस्तेमाल करने नहीं दिया गया। एक बेटी जो बलिदान कर दी गई। व्यवस्था का भ्रम बनाए रखना और ये याद दिलाना कि यहां तक कि राजकुमारियां भी पुरुषों के साम्राज्य में कैदी होती हैं। अध्याय 5। लिविया डुसिल्ला, वो सम्राज्ञी जो छाया में शासन करती थी। अग्रैना से पहले जूलिया और मैसेलिना से पहले लिविया थी। लिविया डुसिल्ला मॉडल थी, असली सम्राज्ञी, रोम की सत्ता के पीछे की चुप्पी में गरज। उसने ऑगस्टस से शादी की जब वो सम्राट नहीं था, बल्कि अभी भी ऑक्टेवियन था, जो पूरी ताकत हासिल करने के लिए जूझ रहा था। यह रिश्ता तेज, रणनीतिक और विवादित था। वो थी जब ऑक्टावियन ने उसे अपनी पत्नी बनाया तो वो पहले से ही किसी और के साथ शादीशुदा और गर्भवती थी। लेकिन ये सब कोई मायने नहीं रखता था। लिविया रोम की पहली महिला बनी, शांत, शालीन और अछूती। जनता के सामने वो एक आदर्श रोमन गृहिणी थी। सादा पहनावा, वफादार बोलचाल और दान में उदार। सिक्कों पर उनकी तस्वीर थी, न तो देवी के रूप में, न ही कोई बहकाने वाली, बल्कि राष्ट्र की माता के रूप में। वो सदाचार की मूरत थी। लेकिन उस छवि के पीछे एक बहुत ही चालाक शख्सियत छुपी थी। लिविया अपनी आवाज नहीं उठाती थी। उसे उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जो वो फुसफुसाती थी, ऑगस्टस के कान में उसकी बातों का वजन किसी सीनेटर के आदेश से कहीं ज्यादा था। और जैसे जैसे साल बीतते गए, उसका प्रभाव सिर्फ बढ़ता गया, खासकर उत्तराधिकार के मामले में। ऑगस्टस के साथ उसके कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन पहले शादी से उसका एक बेटा था, टिबेरियस। और धीरे धीरे ऑगस्टस के बाकी संभावित वारिस एक एक करके गायब होने लगे, कुछ बीमारियों की वजह से, कुछ हादसों से। लेकिन रोम हमेशा मानता था कि लिविया के हाथ सिर्फ परिवार की तस्वीरों तक ही सीमित नहीं थे। मार्टलस, एग्रिया, गैस और लूसियस सीजर सभी की मौत हो गई, रहस्यमय, जवान और उम्मीदों से भरी। कुछ लोगों को यह सुविधाजनक लगा तो कुछ ने शक किया और फुसफुसाए, लेकिन लिविया पर कोई असर नहीं पड़ा। जब ऑगस्टस आखिरकार मर गया, शायद ज्यादा ताजे अंजीर खाने के बाद, जिन पर कुछ लोगों ने जहरीले पदार्थ होने का शक जताया, तो तिबेरियस ने सिंहासन संभाला। उसका बेटा, उसका खून, उसकी योजना। और लिविया अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने जूलिया ऑगस्टा का नाम अपनाया और वो सम्मान पाई जो सिर्फ देवता और सम्राटों को मिलता था। ऑगस्टस की मौत के बाद भी अब वो रानी के तौर पर शासन करती थी। मां, उस साम्राज्य की मशीनरी के पीछे की खामोश वास्तुकार। लेकिन टिबेरियस उससे नफरत करता था। वो उसे मां नहीं, बल्कि एक चालाक चालबाज समझता था। अपने आखिरी दिनों में उसने रोम छोड़ दिया और उसकी अंतिम संस्कार में भी हिस्सा लेने से मना कर दिया। लिविया की जिंदगी संयम,
धैर्य और ताकत का एक मास्टर क्लास थी। उसे फौजों की जरूरत नहीं थी, उसे बड़े बड़े तमाशों की जरूरत नहीं थी। बस थोड़ा वक्त चाहिए था और बाकी सबको उसे कम आंकना था। अध्याय 6। लुसिला, वो बहन जिसने एक सम्राट को मारने की कोशिश की। लुसिला शाही परिवार में पैदा हुई, सम्राट मार्कस ऑरेलियस की बेटी थी और रोम के सबसे कुख्यात सम्राटों में से एक, कोमोडस की बहन। अगर मार्कस ऑरेलियस रोम के दार्शनिक राजा थे, तो कोमोडस उसका सबसे बड़ा दुस्वप्न था। खुद से प्यार करने वाला, ड्रामे में रहने वाला और हिंसक, उसने साम्राज्य को अपनी निजी खेल की जगह समझा। ग्लैडिएटर के खेल, सार्वजनिक फांसी, खुद की मूर्तियां हरक्यूलिस के रूप में। रोम ने पहले भी पागल सम्राट देखे थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जैसा वो था। लुसिला ये सब चुपचाप डर के साथ देखती रही। उसे बचपन से ही ताकत और उसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये सिखाया गया था। बचपन में उसकी शादी लुसियस से कर दी गई थी। वेरस, जो उसके पिता के साथ सहसाम्राज्यवादी था, उसने 20 साल की उम्र से पहले ही ऑगस्टा, रोम की सम्राज्ञी का तमगा पहन लिया था। लेकिन वेरस के मरने के बाद लुसिला ने अपना ताज और अपनी जगह दोनों खो दी। वहीं कोमोडस का उदय हुआ। वो अब साम्राज्य के केंद्र में नहीं थी। वो बाहर से देख रही थी कि उसका लापरवाह भाई कैसे रोम को अराजकता की तरफ ले जा रहा है, और फिर उसने कुछ करने का फैसला किया। 182 ईस्वी में लुसिला एक साजिश का हिस्सा बनी। कुछ सेनेटर और परिवार के साथियों के साथ मिलकर उसने कोमोडस की हत्या करने और व्यवस्था बहाल करने की योजना बनाई। रोम, ये आदर्शवाद नहीं था, ये बस जिंदा रहने की जद्दोजहद थी। कोमोडस बहुत शकी और बदला लेने वाला था। उसका परिवार खतरे में था, लेकिन प्लान तुरंत ही फेल हो गया। चुना हुआ कातिल बहुत जल्दी सार्वजनिक जगह पर कोमोडस का सामना कर गया। दिन की रोशनी में सम्राट ने हमला टाल दिया। सैनिकों ने घेर लिया। साजिशकर्ता पकड़ लिए गए। लुसिला ने खुद को अलग दिखाने की कोशिश की, अपनी हिस्सेदारी से इनकार किया, लेकिन रोम में दया के लिए कोई जगह नहीं थी, खासकर जब कोमोडस गुस्से में था। उसे कैप्री भेज दिया गया, एक खूबसूरत द्वीप, लेकिन साथ ही एक जेल भी। और ज्यादा देर नहीं हुई, आदेश आया। वो आई। कोमोडस उसे जिंदा नहीं रहने दे सका। उसे चुपचाप सजा दी गई, उस शहर की हलचल से दूर जहां वो कभी राज करती थी। इतिहास लुसिल को उसकी शालीनता या शाही रवैये के लिए नहीं, बल्कि उसकी गद्दारी के लिए याद रखता है। लेकिन गद्दारी तो नजरिए की बात है। क्या वो सच में गद्दार थी, या बस वही थी जिसने उसके अंदर छुपे दानव को देखा था? लुसिल शायद असफल रही, लेकिन वह उन पहले लोगों में से थी जिन्होंने कोमोडस को रोकने की कोशिश की, इससे पहले कि रोम पागलपन में डूब जाए। अध्याय 7। पोया साबिना, वो खूबसूरती जिसने नीरो के दिल पर राज किया। पोया सबीना पूरे रोम में एक चीज के लिए जानी जाती थी, और वो थी उसकी खूबसूरती। बेदाग चमड़ी, सुनहरे बाल, मीठी आवाज और देवी जैसी शान। लेकिन पोया सिर्फ तारीफ की हकदार नहीं थी, वो खतरनाक भी थी। अमीरी और ऊंचे दर्जे में जन्मी पोया में चार्म था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी एम्बिशन बड़ी थी। उसकी पहली शादी एक प्रभावशाली आदमी से हुई, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी नजरें कहीं, और कहीं बहुत ऊपर लगा ली। उसकी तरक्की एक प्रेमिका के तौर पर शुरू हुई, सबसे पहले भविष्य के सम्राट ओटो की, फिर सम्राट नीरो की। लेकिन नीरो की प्रेमिका होना काफी नहीं था। पोया एक ताज चाहती थी, और वो उसे पाकर ही रहेगी। समस्या ये थी कि नरो पहले से ही क्लॉडिया ऑक्टाविया से शादीशुदा था, जो पूर्व सम्राट क्लॉडियस की बेटी थी। ऑक्टाविया सभ्य, शांत
और रोमन जनता की पसंदीदा थी। लेकिन वो पोया के सामने टिक नहीं पाई। पोया ने नरो के कान में फुसफुसाया। उसने ऑक्टाविया की ठंडक, उसकी बांझपन और प्यार की कमी की शिकायत की। उसने कहा कि ऑक्टाविया बेवफाई करती है और वो सम्राज्ञी बनने लायक नहीं है। आखिरकार नरो मान गया। ऑक्टाविया से तलाक हो गया, फिर उसे देश निकाला दे दिया गया। लेकिन लोगों ने विरोध में दंगा किया, तो नीरो ने वही किया जो वो हमेशा करता था। उसने इसे और बढ़ा दिया। ऑक्टाविया को मार दिया गया। उसका सिर सबूत के तौर पर पोया भेजा गया। अब महारानी बनी पोया अजेय थी। वो दूध में नहाती, जैतून जितनी बड़ी मोतियां पहनती और अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए हजारों नौकर रखती। लेकिन उस शान के पीछे एक ठंडी चालाकी छुपी थी। उसने अपने विरोधियों को चुप करवा दिया, वफादारों को इनाम दिया और अपने दुश्मनों को चुपचाप पर मुस्कुराते हुए खत्म कर दिया। लेकिन यहां तक कि पोया भी नीरो की चिड़चिड़ाहट को हमेशा काबू में नहीं रख सकी। 65 ईस्वी में जब पपीता अपनी दूसरी संतान के गर्भ में थी, तो उसका और नरो के बीच झगड़ा हो गया। किसी को ठीक से नहीं पता था कि झगड़ा किस बात पर था। कुछ लोग कहते हैं कि उसने नरो को देर से घर आने पर डांटा था। वहीं कुछ मानते हैं कि उसने नरो को बहुत जल्दी और ज्यादा ही तंग कर दिया था। गुस्से में आकर नरो ने उसे मारा। उसने उसके पेट पर एक जोरदार लात मारी। पपीता गिर पड़ी। कुछ घंटों बाद वो और उसका अजन्मा बच्चा दोनों मर गए। यहां तक कि नरो भी रोया। उसने उसके लिए भव्य अंतिम संस्कार किए, उसके सम्मान में मंदिर बनवाए और यहां तक कि उसके शरीर का ममीकरण भी करवाया, जो उस समय बिल्कुल अजीब बात थी रोमन परंपरा में। लेकिन चाहे जितना भी दूह हो, वो उसे वापस नहीं ला सकता था। पोएस सबीना ने एक सम्राट को बहकाया था, एक साम्राज्य पर राज किया था और उतनी ही अचानक मर गई जितनी जल्दी वो उभरी थी। रोम में खूबसूरती हर दरवाजा खोलती थी, लेकिन ये कभी भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं देती थी। अध्याय 8। डोमिशिया लॉन्गिना, वो सम्राज्ञी जो एक तानाशाह से बच निकली। डोमिशिया लॉन्गिना को कभी सम्राज्ञी बनने का इरादा नहीं था। वो एक प्रतिष्ठित परिवार से थी, एक मशहूर सेनापति की बेटी और एक कौंसुल की पोती। लेकिन उसका बचपन अपने वर्ग की महिलाओं की तरह ही सामान्य था। शांत, अरेंज मैरिज, सिर्फ सामाजिक दर्जा था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन किस्मत ने उसे रोम के सबसे अनपेक्षित सम्राटों में से एक के घेरे में ला दिया, मिशन के। वो ठंडा, चालाक, असुरक्षित और पूरी तरह से नियंत्रण का पागल था। जब वे शादी के बंधन में बंधे, तब वो अभी सम्राट नहीं बना था। लेकिन तब भी डिशिया ने वो देखा जो दूसरों ने नहीं देखा। उसने महत्वाकांक्षा देखी और खुद को उससे जोड़ लिया। जब डोमियन ने सिंहासन संभाला, तब डिशिया सम्राज्ञी बनी। वो उसके साथ खड़ी रही, समारोह में मुस्कुराई और उसे एक बेटा दिया, एक वारिस। हालांकि बच्चा बचपन में ही मर गया, उनकी जोड़ी नहीं, प्यार से नहीं, बल्कि चालाकी से भरी थी उसकी जिंदगी। उसे अपनी जगह पता थी और वही टिके रहना जानती थी। लेकिन वफादारी भी डोमिशन के मूड से उसे बचा नहीं पाई। अफवाहें उड़ने लगी कि दिशा ने एक प्रेमी बना लिया है, वो मशहूर अभिनेता पेरिस। सच हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। डोमिशन, जो जलन और शक से भरा था, उसने पेरिस को सड़क पर मार डालने का आदेश दे दिया। थिएटर के सीढ़ियों पर खून छिटक गया। थोड़ी ही देर में दोया को बेइज्जती के साथ देश निकाला दे दिया गया। सम्राज्ञी को बाहर कर दिया गया। लेकिन वो दूर नहीं रही। 1 साल के अंदर वो वापस आ गई। क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि ये राजनीति के लिए था। कुछ कहते हैं कि डोमिशन को दीक्षा की याद आई थी, या शायद वो बस एक परिचित चेहरे को चाहता था
उस कोर्ट में जो सांपों से भरा था। खैर जो भी हो, दीक्षा ने अपनी जगह फिर से संभाली, ठंडी और चुपचाप, उस आदमी के पास जो उसे मिटाने की कोशिश कर चुका था। उसने उसके आतंक के दौर को सहा। उसने उसे सेनेटर्स को फांसी देते देखा, कुलीनों को देश निकाला देते देखा और खुद को जीवित भगवान कहता देखा। और जब साजिश की फुसफुसाहटें शुरू हुई, जब षड्यंत्र छुपे हुए कोनों में चलने लगे, दीक्षा ने कुछ नहीं कहा। और फिर 96 ईस्वी में डोमिशन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अपना महल। कुछ लोग मानते हैं कि डोमिशिया साजिश का हिस्सा थी। वही कुछ कहते हैं कि उसे सब पता था और उसने होने दिया। जो पक्का है वो ये कि वो बच गई। जहां कई लोग गिरे, डोमिया अमीर, न छुई हुई और सम्मानित होकर चली गई। प्राचीन रोम की एक महिला के लिए ये सिर्फ बचना नहीं था, ये तो काबू पाना था। अध्याय 9। जूलिया डुमना, दार्शनिक सम्राज्ञी जिसके अंदर क्रूरता भी थी। जूलिया डुमना सीरिया के दूर दराज के शहर ऐसा की थी। वो जगह जहां सूरज के मंदिर और रोम से भी पुराने देवता थे। वो जन्म से रोम की नहीं थी, लेकिन वो सबसे रोमन इतिहास की ताकतवर महिलाएं। जब उसने सेप्टिमियस सेई से शादी की, जो उत्तर अफ्रीका का एक उभरता हुआ जनरल था, तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनकी जोड़ी जल्द ही रोमन दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम पर होगी। लेकिन 193 ईस्वी में सेइस ने जबरदस्ती सिंहासन पर कब्जा कर लिया, एक नई राजवंश की शुरुआत की, और जूलिया रानी बन गई। और वो सिर्फ नाम की रानी नहीं थी। उससे पहले कई महिलाओं के विपरीत जूलिया ने सम्राट के जीवन में सक्रिय भूमिका निभाई। वो अपने पति के साथ सैन्य अभियानों पर जाती थी, रणनीति की बैठकों में शामिल होती थी, उन्हें कानून, शासन और गठबंधनों पर सलाह देती थी। ज्यादातर सम्राज्ञियां छुपी रहती थी, लेकिन जूलिया हमेशा उसके साथ रहती थी। उसने अपने आसपास दार्शनिकों और बुद्धिजीवियों को इकट्ठा कर लिया था। उसका दरबार एक ज्ञान का केंद्र बन गया था। कवि, गणितज्ञ, इतिहासकार सब उसके पास आते थे। उसे मैटा कास्टोरम यानी कैंप की मां और मैटा सेनाटस एट पाटरी यानी सीनेट और मातृभूमि की मां कहा जाता था। लेकिन अपनी सारी बुद्धिमत्ता के बावजूद जूलिया के अंदर एक अंधेरा पहलू भी था। सेवर्स के मरने के बाद उनके 2 बेटे काराकाला और गा ने साम्राज्य का उत्तराधिकार लिया। जूलिया ने शांति बनाए रखने की कोशिश की। उसने उनसे संयुक्त रूप से शासन करने की विनती की ताकि विवाद न हो, खून खराबा। लेकिन कराकला की फितरत में कभी शांति नहीं थी। 1 साल भी नहीं बीता था कि कराकला को जूलिया की बाहों में मारा गया था। कहा जाता है कि उसके बेटे का खून उसके कपड़ों पर छलका था। उसने कुछ नहीं कहा और उसी पल से जूलिया डुमना ने फिर से शासन किया, लेकिन अब कराकला के जरिए। वो किसी पर भरोसा नहीं करती थी सिवाय उसके, लेकिन उसका शासन क्रूर था। और जब कराकला को आखिरकार एक सैन्य अभियान के रास्ते में हत्या कर दी गई, तो जूलिया अकेली हो गई। उसने अपने बेटे, अपने पति और अपने नियंत्रण का भ्रम सब खो दिया था। फेंक दिए जाने की बजाय जूलिया ने अपनी मौत खुद चुनी। उसने खाना छोड़ दिया, खुद को बंद कर लिया और भूख से मर गई। वो अभी भी सम्राज्ञी के वस्त्र पहने थी। जूलिया डोनर एक दार्शनिक, एक मां, एक रणनीतिकार और एक ऐसी महिला थी जिसने साम्राज्य को शांति और गरिमा के साथ संभाला। दुख में भी वो संयमित रही, मौत में भी उसने अपनी शान बनाए रखी। अध्याय 10। जूलिया मेसा, वो दादी जिसने सम्राज्ञी बनाई। जूलिया मेसा युद्ध की महिला नहीं थी, पारंपरिक अर्थ में नहीं। वो घुड़सवार सेना की कमांडर नहीं थी। वह तलवार लेकर चलती थी,
लेकिन शायद वो रोमन साम्राज्य की सबसे खतरनाक महिलाओं में से एक थी। वो जूलिया डुमना की बहन थी, जो सेप्टिमियस सीयूस की सम्राज्ञी थी। और अपनी बहन की तरह जूलिया मिसा भी एम्मा नाम के एक ताकतवर सीरियाई शहर से आई थी, जहां के पुजारियों और राजाओं की वंशावली सूरज देवता एल्गाबाल तक जाती थी। वो अमीर, चालाक और चुपचाप सिंहासन पर नजर बनाए रहती थी, भले ही वो उसके परिवार के हाथ से छूट चुका हो। जब उसका भतीजा सम्राट काराकाला की हत्या कर दी गई, तो सेवेरियन वंश खत्म सा लगने लगा। नए शासक मैक्रिनस थे। कोई शाही खून नहीं, बस एक सैन्य परिवार था। मेसा, जो अब अपने 60 के दशक में थी, अपनी बेटी और पोतों के साथ दरबार से निर्वासित कर दी गई थी। लेकिन मेसा ने हार नहीं मानी। सीरिया वापस जाकर उसने एक अफवाह फैलाई। उसका 14 साल का पोता एल्गाबालस सिर्फ काराकाला का गैरकानूनी बेटा ही नहीं, बल्कि रोम का असली वारिस भी था। पूर्वी फौजों ने उस पर यकीन किया, या शायद वे ऐसा ही चाहते थे। वैसे भी उन्होंने युवा एल्गाबालस को सम्राट घोषित कर दिया, और मेसा ने अपनी खुद की दौलत से बगावत को फंड किया। 218 ईस्वी में उसका दाव सफल रहा। मैक्रिनस हार गया, एल्गाबालस बन गया सम्राट, एक किशोर जिसे उसकी दादी नियंत्रित करती थी। शुरू में मीसा को राजवंश की रक्षक के तौर पर देखा गया। वो सीनेट के कक्ष में बैठी, जो किसी भी महिला के लिए अब तक असंभव था। वो पर्दे के पीछे जबरदस्त ताकत रखती थी। लेकिन एलाबिलस एक समस्या था। वो सम्राट से ज्यादा पुजारी था। उसने विदेशी देवताओं को अपनाया, कई बार शादी की, जिनमें एक वेस्टल वर्जिन भी थी, और रोम को अपने अजीब उथल पुथल भरे व्यवहार से हिला दिया। मीसा, जो हमेशा चालाक थी, खतरा समझ गई, इसलिए उसने एक सख्त फैसला लिया। उसने उसे छोड़ दिया और अपने छोटे पोते सेइस की तरफ मुड़ गई। अलेक्जेंडर, एक शांत और आज्ञाकारी लड़का। 222 में मीसा ने अपनी मां जूलिया सोयस के साथ मिलकर एलाबालिस की हत्या की साजिश रची। दोनों को सड़कों पर घसीटा गया और टाइबर नदी में फेंक दिया गया। रोम आगे बढ़ गया और मीसा वही रही। उसने एक नहीं बल्कि 2 सम्राट बनाए, और जब वो मर गई तो उसे ऑगस्टा के रूप में सम्मानित किया गया, जो नाम मात्र में नहीं बल्कि असल में सम्राज्ञी थी। जूलिया मीसा ने कभी ताज नहीं पहना, लेकिन करीब एक दशक तक वो पर्दे के पीछे से रूम पर सिक्के, चालाकी और एक दादी की ठंडी सहनशीलता के साथ शासन करती रही, जो बिल्कुल जानती थी कि वो क्या कर रही है। चाहिए था। अध्याय 11। जूलिया सोइमियस, पागलपन की मां। जूलिया सोइमियस का जन्म ही महत्वाकांक्षा में हुआ था। उसकी मां जूलिया मेसा ताकत की महारथी थी। उसकी चाची जूलिया डोमना ने कभी रोम पर सेप्टिमियस सिस के साथ शासन किया था, और जब सोइमियस ने एक बेटे एल्बिलस को जन्म दिया, तो वो सिर्फ एक बच्चे को नहीं पाल रही थी, वो एक भविष्य के सम्राट को पाल रही थी। काराकाला की मौत और परिवार की बदनामी के बाद सोइमियस अपनी मां के साथ निर्वासन चली गई, लेकिन छुपकर एक योजना बन रही थी। उसका बेटा अभी बस एक किशोर था, जो सूर्य देवता का पुरोहित था। एलागाबाल अपनी मातृभूमि सीरिया में था, लेकिन मेसा ने एक मौका देखा और उसे पकड़ लिया। दोनों ने मिलकर दावा किया कि एलागाबालिस कराकला का गैरकानूनी बेटा है और रोम का असली वारिस है। ये झूठ था, लेकिन चतुर झूठ। इसलिए अमुस और मेसा ने पूर्वी फौजों को इकट्ठा किया, उन्हें महिमा, सोना और देवताओं की कृपा का वादा किया। सैनिकों ने एलागाबालोस के पक्ष में अपनी शपथ ली, और 218 ईस्वी तक वो लड़का सम्राट, केवल 14 साल का, अपनी मां के साथ रोम में दाखिल हुआ। इसलिए एमस सिर्फ सम्राट की मां नहीं थी,
वो सिंहासन के पीछे की ताकत थी। वो पकड़ बनाए हुए थी। शीर्षक ऑगस्टा। उसका नाम सिक्कों पर खुद लिखा था। वो सीनेट की बैठकों में जाती थी, जो किसी औरत के लिए बिल्कुल अजीब था। उसने अपनी अदालत चलाई, आदेश दिए और फैसले किए, लेकिन जो उसने बचाया वो था बस अराजकता। उसका बेटा बहुत अनियंत्रित था। उसने जुपिटर, जो रोमन देवताओं का राजा था, उसे हटाकर अपने पूर्वी देवता एलागाबाल को जगह देने की कोशिश की। वो पुजारी के कपड़े पहनकर नाचता था, कई महिलाओं और पुरुषों से शादी करता था। उसने ऐसे सार्वजनिक अनुष्ठान किए जो सबसे उदार रोमन लोगों को भी शर्मिंदा कर देते थे। तो उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने उसे प्रोत्साहित किया। उसने उसे बचाया, आलोचना को नजरअंदाज किया, उन सलाहकारों को खारिज कर दिया जो अशांति की चेतावनी दे रहे थे। और जैसे जैसे उसके बेटे का शासन टूट रहा था, उसने अपनी सत्ता और मजबूत कर ली। आखिरकार मेसा भी तंग आ गई। विद्रोह के डर से उसने अपना समर्थन अपने छोटे पोते सेवरस अलेक्जेंडर की तरफ मोड़ दिया। और ऐसे में अमास ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी, अपने बेटे के प्रति आखिरी दम तक वफादार रही। 222 ईस्वी में टोरियन गार्डों ने महल पर हमला कर दिया। एल्गाबालस और स्वामियस को मार दिया गया। उनके शवों को सड़कों पर घसीटा गया और टाइबर नदी में फेंक दिया गया। न कोई सम्मान, न कोई अंतिम संस्कार, न कोई याद। उनकी मर्जी के मुताबिक जूलिया सोयस ने अपने बेटे की दिव्यता पर सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन रोम में भगवान तलवार से बनते और मिटा दिए जाते हैं। वो एक ऐसे लड़के के जरिए राज करती थी जो खुद को भगवान समझता था और एक गिरे हुए साम्राज्य की मां बनकर मर गया। अध्याय 12। जूलिया मामा माया, वो मातृसत्ता जो अपने बेटे के जरिए शासन करती थी। जूलिया मामा माया एक ताकतवर कड़ी की आखिरी कड़ी थी, उन सख्त महिलाओं में से आखिरी जो रोम पर सिंहासन से नहीं बल्कि उसके पीछे से राज करती थी। वो जूलिया मेसा की बेटी और जूलिया सोयस की छोटी बहन थी, जबकि उसकी बहन बहाव में बह गई थी। एलागाबालस की पागलपन की उथल पुथल में ममाया चुपचाप देखती रही, धीरज से इंतजार करती रही। उसका बेटा सेइस अलेक्जेंडर वो था जो एलागाबालस बिल्कुल नहीं था। शांत, सोच समझकर, पढ़ाकू, एकदम ममाया जैसी औरत के लिए परफेक्ट कठपुतली। 222 ईस्वी में एलागाबालस और सिमस के हिंसक पतन के बाद प्रोटोरियन गार्ड ने ममाया के बेटे, जो सिर्फ 13 साल का था, को सिर उठाने दिया। सीनेट ने उसे मान्यता दी। रोम ने राहत की सांस ली और ममाया ने सत्ता संभाली। उसे कभी सम्राज्ञी नहीं बनाया गया, लेकिन उसने फिर भी शासन किया। ममाया ने शाही दरबार को बर्फ की तरह सख्ती से नियंत्रित किया। उसने अपने बेटे को विद्वानों और सलाहकारों से घेर लिया था। वो नीतियां तय करती, आदेशों को मंजूरी देती और लड़के सम्राट तक पहुंचने वाले रास्ते को रोक देती। अगर कोई उससे बात करना चाहता तो पहले उसे ही जानना पड़ता। उसने रोम की टूटी फूटी संस्थाओं को फिर से जीवित किया, पारंपरिक रोमन मूल्यों को लौटाया और वर्षों की लापरवाही के बाद साम्राज्य की गरिमा बहाल की। लेकिन इसका एक दाम भी था। ममिया दूर दूर तक ठंडी और काबू पाना उसकी परछाई बन चुका था। सेनाटर उससे डरते थे, सेनानायक उससे नफरत करते थे और उसका अपना बेटा भी उसकी हुकूमत से बोर होने लगा था। वह हर चीज पर कड़ी नजर रखता था, अपनी निजी जिंदगी तक को भी। जब साइस अलेक्जेंडर ने शादी की तो ममाया की उसकी पत्नी से खून खून की लड़ाई हो गई, जिससे वो उससे दूर हो गई। वो सत्ता साझा नहीं कर सकती थी, अपनी बहू के साथ भी नहीं। फिर भी साम्राज्य लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा जब तक कि वो जर्मैनिक सीमा तक नहीं पहुंचा। 235 ईस्वी में
एक बड़ी बगावत हुई जिसके लिए सम्राट की मौजूदगी जरूरी थी। ममाया उनके साथ अभियान पर गई। वहां भी उसने पकड़ नहीं छोड़ी। वो बातचीत संभालती, अनुभवी कमांडरों को हटा देती और कार्रवाई को रोककर कूटनीति को तरजीह देती। सैनिकों ने सहन कर लिया था। काफी हो गया। उन्हें कार्रवाई चाहिए थी, उन्हें युद्ध चाहिए था और उन्हें ऐसा नेता चाहिए था जो अपनी मां की जुबान पर न चले। प्रेटोरियन गार्ड ने बगावत कर दी। ममिया और उसका बेटा अपने ही सैनिकों के धोखे से अपने तंबू में मार दिए गए। उनके शव, जो कभी व्यवस्था के प्रतीक थे, कीचड़ में छोड़ दिए गए। जूलिया ममाया उसी तरह मरी जैसे उसने जिंदगी बिताई थी, शक्ति के केंद्र में काबू पकड़कर, जब तक कि वो हाथों से छिन न गया। वो आखिरी बड़ी सख्त महिला थी और उसके पतन के साथ ही उन्होंने जो कुछ बनाया था सब कुछ ढह गया। अध्याय 13। फिना द यंगर, वो महारानी जो खतरे से प्यार करती थी। फस्टाइना द यंगर राजघराने में जन्मी थी। सम्राट एंटोनिनस पियस की बेटी और दार्शनिक सम्राट मार्कस ऑरेलियस की पत्नी। बाहर से वो आदर्श रोमन महिला लगती थी, उच्च वर्णीय, गरिमामय और कई बच्चों की मां। लेकिन उस चमकदार छवि के पीछे फिना की एक ऐसी छवि थी कि रोमन अभिजात वर्ग में उसकी बातें फुसफुसाई जाती थी। कहा जाता था कि वो बहुत जुनूनी थी, खतरनाक हद तक। जबकि उसके पति सदाचार और स्तोइक दर्शन पर ध्यान लगाते थे, फाइनिना के बारे में अफवाहें थी कि वो अराजकता फैला रही थी। पिछली जानकारी के मुताबिक प्राचीन स्रोतों में कहा गया है कि उसके कई अफेयर थे, कुछ सैनिकों के साथ, कुछ अभिनेताओं के साथ, यहां तक कि ग्लैडिएटर्स के साथ भी, जो रोमन समाज में सबसे नीचे माने जाते थे। सच हो या न हो, ये अफवाहें फैल गई। एक ऐसी सम्राज्ञी की छवि जिसने सत्ता और खतरे का स्वाद चखा, रोम की कल्पना को बांध लिया। और ये सिर्फ अफेयर तक सीमित नहीं था। फिना साजिशों, पदोन्नतियों और महल की सियासतों में शामिल थी। मार्कस ऑरेलियस पर उसका प्रभाव चुपचाप था, लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता था। कुछ लोगों का मानना था कि उसे मुख्य सैन्य नियुक्तियों में भी अपनी बात रखने का अधिकार था। पदों की बात थी। कुछ लोग तो उस पर आरोप लगाते थे कि उसने अपने दुश्मनों को पूरा कोर्ट से ही दूर करा दिया था। उसके बारे में एक सबसे ड्रामेटिक कहानी तब सामने आई जब अविडियस कासियस के विद्रोह का समय था। कासियस, जो पूर्व में एक जनरल था, ने 175 ईस्वी में खुद को सम्राट घोषित कर दिया, झूठ बोलते हुए कि मार्कस ऑरेलियस मर चुका है। और उसे किसने समर्थन दिया? कुछ प्राचीन लेखकों का मानना है कि फस्टाइना ने। अफवाह थी कि वो अपने बूढ़े दार्शनिक पति से तंग आ चुकी थी और कासियस को, जो जवान, ताकतवर और सम्मानित था, एक बेहतर भविष्य के रूप में देखती थी। असल में उसने मार्कस को धोखा दिया या नहीं, ये पता नहीं चल पाया, लेकिन आरोप लगाने भर से ही उसका नाम खराब हो गया था। मार्कस, जो हमेशा शांत रहते थे, ने बगावत को दबा दिया। उन्होंने फोस्टिना की सार्वजनिक आलोचना कभी नहीं की। असल में वो उसकी इज्जत बचाने में लगे रहे, लेकिन खुद मार्कस भी उसकी किस्मत से उसे बचा नहीं सके। जब वे सेना के साथ पूर्व की तरफ यात्रा कर रहे थे, तब फिना बीमार पड़ गई और अचानक 175 ईस्वी में चल बसी। उसकी उम्र 40 के करीब थी। उसकी मौत ने मार्कस को पूरी तरह हिला दिया, जिसने उसे देवता घोषित कर दिया। उसके सम्मान में मंदिर बनाए गए, उसके नाम पर सिक्के बनाए गए। साम्राज्य में उसे फिना अगस्टा कहा गया। इतिहासकारों के लिए वो आज भी एक रहस्य। क्या वो एक वफादार सम्राज्ञी थी जिसे ईर्ष्यालु पुरुषों ने बदनाम किया, या एक चालाक चालबाज जो नरम मुस्कान के पीछे छुपी थी? फिना द यंगर ने 14 बच्चे छोड़ दिए, एक टूटे हुए पति को और एक ऐसी विरासत जो सदैव प्रशंसा
और शक के बीच फंसी रही। अध्याय 14। पाउलीना, वो पत्नी जिसने मरना चुना। पाउलीना रानी या कुलीन परिवार में जन्मी नहीं थी। उसने कोई साम्राज्य नहीं चलाया या कोई युद्ध शुरू नहीं किया। दरअसल वो रोमन इतिहास की एक शांत छवि बनी रही, लेकिन उसकी कहानी कभी भुला नहीं जा सकती। वो सैनिका की पत्नी थी, जो दार्शनिक, नाटककार और सम्राट नीरो के पूर्व सलाहकार। उनका विवाह गहरी इज्जत और कम ही देखने वाली सच्ची मोहब्बत पर आधारित था, जो रोमन अभिजात वर्ग में बहुत कम मिलती थी। सैनिका, जो कभी शक्तिशाली और सम्राट के करीब था, अब उसकी नजर में गिर चुका था। उसकी स्टोइक शिक्षाएं, उसकी चुपचाप संपत्ति, उसका नैतिक प्रभाव, ये सब नीरो को असहज करते थे। 65 ईस्वी में कुख्यात पोनीन साजिश ने नीरो को सत्ता से हटाने की कोशिश की। सैनिका सच में इसमें शामिल था या नहीं, ये साफ नहीं, लेकिन नीरो ने मौका देख लिया और सैनिका को खुदकुशी करने का आदेश दिया। ये एक शांतिपूर्ण फांसी थी, जिसे सम्मान के रूप में छुपाया गया था। पॉलिना, सजा सुनते ही उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसे कम ही लोग समझ पाते। वो अपने पति के साथ मरना चाहती थी। धोखे, डर और खुद की सुरक्षा से चल रहे रोम में पॉलिना का फैसला न सिर्फ चौंकाने वाला था, बल्कि एक तरह की हिम्मत भी थी। उसने सैनिका के साथ अपनी नसें काट ली और उसका भाग्य बांटने का ठाना। उनका घर एक खामोशी की कब्र बन गया, जिसे सिर्फ बहते खून की आवाज और फुसफुसाते अलविदा ने तोड़ा। लेकिन नीरो देख रहा था, या सही कहें तो वो हिसाब लगा रहा था। सैनिका की मौत जरूरी थी, पॉलिना की मौत परेशानी थी। वो एक सम्मानित परिवार से आई थी। परिवार, उसकी आत्महत्या से सहानुभूति भी मिल सकती थी और सवाल भी उठ सकते थे। इसलिए आखिरी वक्त में नरो ने उसके जीवन को बचाने का आदेश दिया। डॉक्टर भागे आए। उन्होंने उसके घावों पर पट्टी बांधी, फेफड़ों में हवा पहुंचाई और धीरे धीरे दर्द से गुजरती हुई पॉलिना बच गई। लेकिन वो पहले जैसी कभी नहीं रही। जो महिला उस मौत के प्रयास से बाहर आई, वो फीकी, कमजोर और किसी भूत जैसी दिखती थी। उसके शरीर पर सिर्फ चाकू के निशान नहीं थे, बल्कि एक टूटे हुए दुनिया के भी। एक ऐसे रोम की जहां प्यार और वफादारी खतरे में थे, जहां किसी के लिए मरना तुम्हारा भविष्य और तुम्हारी शांति दोनों छीन सकता था। पता नहीं कि पॉलिना उस दिन के बाद कितनी देर तक जीवित रही। इतिहास उसके आसपास धुंधला हो जाता है, जैसा अक्सर उन महिलाओं के साथ होता है जो उनसे उम्मीद की गई भूमिका निभाने से इनकार कर देती है। लेकिन एक छोटे से पल के लिए उसने इंपीरियल रोम में कुछ खास का प्रतिनिधित्व किया। चुपचाप बहादुरी। उसने कोई सेना नहीं उठाई, उसने किसी सम्राट को जहर नहीं दिया, उसने बस अपने पति को अकेले मरने नहीं दिया। अध्याय 15। कालपर्नेया, वो पत्नी जिसने खून के सपने देखे। मार्च के अंत के कुछ घंटे पहले कालपर्नेया सो नहीं पा रही थी। रात बेचैन थी, भरी हुई थी, डर और धुंधली सी तस्वीरों के साथ। उसने अपने पति जूलियस सीजर का सपना देखा, जो उसके बाहों में पड़ा था, खून से लथपथ, बेहोश। एक मूर्ति जो खून बहा रही थी, अंधेरे में चीखें, एक चेतावनी जिसे वो भूल नहीं पा रही थी। कालपर्निया कोई राजनेता या चालाक नहीं थी। वो सीजर की तीसरी पत्नी थी, जो उनके जीवन के आखिरी समय में शादी हुई थी। प्यार के लिए नहीं, बल्कि गठजोड़ के लिए चुनी गई थी। फिर भी उन सभी महिलाओं में जो सीजर की दुनिया में आई और चली गई, कालपर्निया ही वह थी जो सबसे जरूरी वक्त में उसके साथ थी। अंत तक वो शांत, वफादार, खूबसूरत थी। लेकिन फिर भी मूर्ख। उसे पता था कि उसने किस तरह के आदमी से शादी की है।
वो आदमी जिसने रूबिकॉन पार किया था, सीनेट की अवहेलना की थी और खुद को जीवन भर का तानाशाह घोषित कर दिया था। सीजर के दुश्मन रोम की हर संगमरमर वाली गलियारे में थे। वो मुस्कान के पीछे छुपे खंजरों के बीच चलता था। और उस सुबह 15 मार्च 1944 ईसा पूर्व कालपर्निया उससे सीनेट न जाने की विनती कर रही थी। वो गुहार लगाती, रोती और कहती कि उसके सपने एक संकेत है कि कुछ भयानक होगा। शुरू में सीजर ने सुना, एक पल के लिए रोम का सबसे ताकतवर आदमी, विजेता, गौल का शासक, पोम्पेई का विनाशक, क्लियोपेट्रा का प्रेमी, अपनी पत्नी के डर के कारण घर पर रुका रहा। लेकिन रोम अंधविश्वास के आगे झुकता नहीं है और सीजर जैसे लोग ज्यादा देर तक छुपे नहीं रहते। जल्द ही सिमस ब्रूटस, जो साजिशकर्ताओं में से एक था, आया और उसे बाहर आने के लिए मना लिया। उसने शुभ संकेतों की बातों का मजाक उड़ाया, सपनों पर हंसा और सीजर से कहा कि अगर वो जनता के सामने नहीं आएगा तो वो कमजोर दिखेगा। और बस यूं ही सीजर उठा, तैयार हुआ और इतिहास में कदम रखा। कालपर्निया ने उसे जिंदा फिर कभी नहीं देखा। जब खबर आई कि उसकी पति को उसने दोस्त कहा था, उन लोगों ने 23 बार चाकू मारा था, कालपर्निया ने चिल्लाई नहीं, वो बेहोश भी नहीं हुई। बस उसने उसके निजी कागजात समेटे, घर सील किया और मार्क एंथनी को वही दिया जो उसे काबू पाने के लिए चाहिए था। उसके बाद वो चुपचाप गुम हो गई। उसकी मौजूदगी रिकॉर्ड से धुंधली होती चली गई। न बदला, न कोई विवाद, बस खामोशी। लेकिन वो आखिरी लम्हे, सपना, चेतावनी और असहायपन सीजर की कहानी में हमेशा के लिए रुक गए। कालपर्निया को अहमियत पाने के लिए ताकत की जरूरत नहीं थी। उसने अंत देखा और कोई। सुनो, अध्याय 16, सर्विलिया कैप्योनिस, वो महिला जिसने बहुत कुछ जान लिया था। सर्विलिया कैप्योनिस उस भयानक तूफान के बीच में रहती थी जो रोम के इतिहास में सबसे खतरनाक माना जाता है, और किसी तरह बच निकली। वो न तो कोई रानी थी, न ही कोई योद्धा, लेकिन दशकों तक सर्विलिया ने रोम के सबसे ताकतवर पुरुषों का ध्यान अपनी ओर खींचा और बस अपनी मौजूदगी, अपने खून और अपनी चुप्पी से ही घटनाओं को प्रभावित किया। वो कातो द यंगर की सौतेली बहन थी जो काइसर के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था। वो एक मां थी, मार्कस जूनियस ब्रूटस की, वो आदमी जिसने सीजर के सीने में छुरा घूंपा, बात हो रही है। और वो जूलियस सीजर की 20 साल से ज्यादा समय तक प्रेमिका रही। उनका रिश्ता कोई फुर्तीली मोहब्बत नहीं था। ये शादी, युद्ध और बदलते गठबंधनों के दौरान भी कायम रहा। सीजर उसके लिए दीवाना था। उसने उसे ऐसी जैसी जमीन और तोहफे दिए कि सीनेट में हड़कंप मच गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने उसे एक अनमोल मोती दिया था, तो कुछ फुसफुसाते थे कि उसने उसे राजनीतिक रहस्यों तक की पहुंच भी दी थी। और जब सिविलिया किसी कमरे में आती थी तो वो बोलती तक नहीं थी। अक्सर उसे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो चीजें जानती थी। उसके साथ जुड़ी सबसे कुख्यात कहानी सीजर की हत्या के बाद की है। जब ब्रूटस और बाकी साजिशकर्ताओं ने सीजर को सीनेट में मार गिराया तो कई लोगों ने सोचा, क्या सिविल विलिया को पहले से पता था कि यह होने वाला है? इसका जवाब आज भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन जो हम जानत है वो काफी डरावना है। कहा जाता है कि सीजर ने एक बार सीनेट की बैठक में मजाक में कहा था कि अगर ब्रूटस उसे मारने की साजिश रच रहा है तो उसे कोई खतरा नहीं, क्योंकि सिविलिया पहले ही पूरी साजिश उसके सामने बेच रही है। क्या यह मजाक था, कोई चेतावनी, या वो सच जिसे उसने नजरअंदाज किया? कुछ कहानियों में बताया जाता है कि सिविलिया ने सीजर को ईद्स वाले दिन चेताया था, लेकिन कालपर्निया की तरह सपनों से नहीं, बल्कि राजनीतिक सावधानी से। कुछ कहते हैं कि वो चुप रही, अपने प्रेमी और बेटे के बीच फंसी हुई।
हत्या के बाद सिविलिया ने जश्न नहीं मनाया, न ही भागी। वो रोम में ही रही, शांति से गणराज्य के पतन और बदले की आग को सहती हुई। जब ब्रूटस आखिरकार युद्ध में मारा गया, मार्क एंथनी और ऑक्टावियन के द्वारा पीछा किए जाने के बाद सिविलिया, वो अकेले जीती रही, दुखी, फिर भी अछूती, जैसे खुद रोम भी उससे डरता हो कि उसे चोट न पहुंचे। सिविलिया की ताकत कभी आधिकारिक नहीं थी, वो इससे कहीं ज्यादा चुपचाप और खतरनाक थी, क्योंकि कभी कभी कमरे में सबसे खतरनाक औरत वही होती है जो कुछ नहीं कहती लेकिन सब कुछ जानती होती है। अध्याय 17। क्लॉडिया ऑक्टाविया, वो सम्राज्ञी जिसे जीने की इजाजत नहीं मिली। क्लॉडिया ऑक्टाविया रोम की सबसे ऊंची कुलीनता में पैदा हुई थी। वो सम्राट क्लॉडियस और उनकी तीसरी पत्नी वालेरिया मेस्सिलिना की बेटी थी। हालांकि उसकी मां की विरासत बदनामी और शर्म की थी। मेस्सिलिना की फांसी के बाद ऑक्टाविया को उसकी सौतेली मां छोटी एग्रेना के कठोर नियंत्रण में पाला गया। उसका बचपन सख्त नियंत्रण, सार्वजनिक उम्मीदों और लगातार खतरों से भरा था। उसे बोलना नहीं सिखाया गया, बल्कि जीना सिखाया गया। जब वो बस एक किशोरी थी, तब उसकी शादी नेरो से कर दी गई, जो एग्रेना का बेटा था, ताकि उसका सिंहासन पर दावा पक्का किया जा सके। उसी वक्त से ऑक्टाविया की जिंदगी एक पिंजरे जैसी हो गई। शुरुआत में उसे तारीफ मिली। रोम की एक आदर्श पत्नी के तौर पर वो शर्मीली, आज्ञाकारी और गरिमामय थी। लेकिन ये सब नीरो को कोई मतलब नहीं था। उसे उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो दूसरी औरतों की तलाश में था, और अंत में खास एक औरत, पोया सबिना की। ऑक्टाविया वो सब कुछ का प्रतीक बन गई जो नीरो से नफरत करता था। परंपरा, संयम और सार्वजनिक कर्तव्य। फिर भी रोम के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वो क्लॉडियन वंश की आखिरी चमक और सम्मानित अतीत से जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करती थी। उसकी लोकप्रियता उसकी ढाल बन गई। लेकिन ये हमेशा नहीं रहा। जब पोया नीरो की जिंदगी में आई, तो सब कुछ बदल गया। नीरो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन सिर्फ तलाक से काम नहीं चलता था। रोम ऑक्टेविया की बेइज्जती को बिना वजह नहीं सह सकता था। इसलिए नीरो ने वजह बनाई। उसने उस पर बांझपन का इल्जाम लगाया, फिर व्यभिचार का। झूठे गवाह लाए गए ताकि आरोपों को साबित किया जा सके। ये आरोप बिल्कुल बेतुके थे। कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता था। लोग उसकी रक्षा में बगावत कर बैठे। पोया की मूर्तियां तोड़ी गई और ऑक्टेविया का नाम गलियों में चिल्लाया गया। लेकिन नीरो पीछे नहीं हटा। उसने ऑक्टेविया को निर्वासित कर दिया एक द्वीप पर। पंडितिया, वही जगह जहां उसकी सौतेली दादी जूलिया द एल्डर कई पीढ़ियां पहले भेजी गई थी। अकेली, डरी हुई और अपने सभी अधिकारों से वंचित, ऑक्टाविया अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। वो मौत जल्दी आई। नेरो के आदेश पर सैनिक आए और उसे मार डाला। उसकी उम्र शायद सिर्फ 22 साल थी। उसका सिर काटकर पोया भेज दिया गया, एक भयानक निशानी के तौर पर। ऑक्टाविया कभी सत्ता की भूखी नहीं थी। उसने कभी साजिश नहीं रची, न धोखा दिया, न विरोध किया। बस उसका रास्ता रोड़ा बन गया था। और नेरो के रोम में बस इतना ही काफी था मरने के लिए। अध्याय 18। स्क्रिबोनिया, वो पत्नी जो जवाब देती थी। स्क्रिबोनिया उस आदमी की दूसरी पत्नी थी जो बाद में रोम का पहला सम्राट बना, ऑक्टेवियन, जिसे बाद में ऑगस्टस कहा गया, और जो महिलाएं उसके बाद आई। उनके उलट स्क्रिबोनिया चुप नहीं बैठी। वो पहले ही 2 बार शादी कर चुकी थी, दोनों बार प्रमुख रोमन राजनीतिज्ञों से। वो ऑक्टेवियन से बड़ी, समझदार और आसानी से प्रभावित नहीं होने वाली थी। उनकी शादी शुरू से ही राजनीतिक थी। रोम के गृहयुद्ध के दौरान एक अहम गठबंधन बनाने का जरिया।
और इसी रिश्ते से उनकी एक बेटी हुई, जूलिया द एल्डर। लेकिन स्क्रैबोनिया, वो कभी भी आज्ञाकारी भूमिका निभाने से संतुष्ट नहीं थी। उसकी जुबान भी तेज थी और दिमाग भी, और वो इसे छिपाती भी नहीं थी। यही बात उसे मुश्किल बना देती थी। ऑगस्टस, जो खुद को नियंत्रण और स्थिरता का प्रतीक बनाता था, इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। उनकी बेटी को जन्म देने के बस एक दिन बाद ही स्क्रैबोनिया से तलाक हो गया। ऑगस्टस का कहना था कि वो बहुत ज्यादा अपनी राय रखती थी। उसने उस वक्त बोलने की हिम्मत की थी जब उसे चुप रहना चाहिए था। उसने उसकी जगह लिविया डुसिल्ला को ले लिया, जो ठंडी, संयमित और सार्वजनिक छवि के लिए पूरी तरह समर्पित थी। लिविया बनने वाली थी आदर्श रोमन महिला। इसके विपरीत स्क्रैबोनिया को नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन वो गायब नहीं हुई। वो अपनी बेटी जूलिया के करीब बनी रही, और जब ऑगस्टस ने जूलिया को कई राजनीतिक शादियों के लिए मजबूर किया, तो स्क्रैबोनिया उसके साथ खड़ी रही। जब जूलिया को अंततः सम्राट के सख्त नैतिक कानूनों की अवहेलना करने के लिए व्यभिचार और सार्वजनिक अश्लीलता के आरोप में निर्वासित किया गया, तो स्क्रैबोनिया उसके साथ पंडिटारिया के सुनसान द्वीप चली गई। एक मां ने खुद को निर्वासन चुन लिया। यही स्क्रैबोनिया का अंतिम विद्रोह था। उसके पास कोई सिंहासन नहीं था, कोई उपाधि नहीं थी, लेकिन उसके पास था वफादारी। निर्वासन के बाद उसके जीवन के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो उतनी ही चुपचाप इतिहास से गायब हो गई जितनी चुपचाप वो जिया करती थी, लेकिन उसकी विरासत बनी रही। स्क्रियोनिया कभी किसी मूर्ति या कविता में महिमा मंडित नहीं हुई। इतिहासकारों ने उसकी तारीफ नहीं की, लेकिन वो ऐसी महिला थी जो झुकने से इनकार कर दी। उसने दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के खिलाफ खड़ी हुई, न हथियारों से, न विद्रोह से, बल्कि अपने शब्दों से, अपनी मौजूदगी से, अपनी नकारात्मकता से। और उस दुनिया में जहां चुप्पी ही सुरक्षा थी, वही चीज उसे खतरनाक बनाती थी। कभी कभी एक रोमन महिला के लिए सबसे बुरा काम यही होता था कि उसके पास अपनी खुद की राय हो। आवाज, अध्याय 19। एंटोनिया माइनर, वो महिला जिसने दानवों को पाला। एंटोनिया माइनर एक राजवंश में पैदा हुई थी। मार्क एंथनी और ऑक्टेविया की बेटी, ऑगस्टस की भतीजी और अंत में एक सम्राट की दादी। वो शुरुआती शाही परिवार की चिप थी जो सबको जोड़े रखती थी और पीढ़ियों तक राज करने वालों के पीछे की चुप्पी की ताकत थी। लेकिन उसकी कहानी ममता भरी मां बनने की नहीं है। ये कहानी है कठोर चुप्पी, चालाकी और जिंदा रहने की। उसने नरो क्लॉडियस डसुस से शादी की, जो टिबेरियस का भाई था, और उसने जन्म दिया। 3 बच्चे थे, जिनमें से एक था क्लॉडियस, जो सबकी उम्मीदों से कहीं ऊपर उठने वाला था। लेकिन ज्यादातर अपने जीवन में एंटोनिया क्लॉडियस को निराशा ही समझती थी। वो हकलाता था, वो लड़खड़ाता था, वो बीमार और अजीब था। राजनीति खेलने से ज्यादा इतिहास पढ़ने में रुचि रखता था। कहा जाता है कि एंटोनिया उसे अपना बेटा नहीं बल्कि एक राक्षस कहती थी। वो उसकी मजाक उड़ाती, उसे लोगों की नजरों से छुपाती। बाद में जब वो सम्राट बना, तब भी उसे अपनी मां की तरफ से मजाक समझा जाता था। लेकिन एंटोनिया की क्रूरता सिर्फ अपने बेटे तक ही सीमित नहीं थी। उसकी पोती थी लेविला। एक ऐसी औरत पर इल्जाम था कि उसने सैनुस के साथ चोरी छुपे संबंध बनाए थे, जो प्रिटोरियन गार्ड का महत्वाकांक्षी कमांडर था। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने मिलकर लेविला के पति डुसुस द यूंगर, जो एंटोनिया का अपना बेटा था, की हत्या करने की साजिश रची ताकि सैनुस सिंहासन के करीब आ सके। जब ये साजिश पकड़ी गई तो एंटोनिया ने रोना नहीं शुरू किया और ना ही इनकार किया। उसने अपनी पोती को ही सजा दिला दी। कुछ कहानियों में तो ये भी कहा जाता है कि उसने लेविला को एक कमरे में बंद कर दिया और भूखा मरने दिया।
एंटोनिया ऐसी महिला थी जो रोम के प्रति वफादार थी, खून रिश्तों के लिए नहीं। जब कैलिगुला, उसका महान भांजा, सम्राट बन गया और उसने साम्राज्य को पागलपन की ओर गिरते देखा, उसके अत्याचार, उसकी फांसियां, उसकी खुलेआम क्रूरता, उसने उसे सलाह देने की कोशिश की, मार्गदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन कैलिगुला ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। अंत में उसने सार्वजनिक रूप से उसका मजाक उड़ाया और पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। अंटोनिया, जो अब बूढ़ी महिला थी, कथित तौर पर उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो अब रोम के हालत को सहन नहीं कर पा रही थी। वो जूलियो क्लॉडियन वंश की निस्वार्थ ताकत थी। उसने सम्राटों को पाला, गद्दारों को निर्वासित किया और परिवार के इतने बड़े धोखे को सहा जो ज्यादातर कोई सहन नहीं कर पाता। एंटोनियो मीनर को कोई प्यार नहीं करता था, उसकी तारीफ भी नहीं होती थी, लेकिन लोग उससे डरते थे और उसका सम्मान करते थे क्योंकि उस दुनिया में जहां पुरुषों का राज था, उसने उन्हें यह सिखाया कि कैसे बचा जाए, भले ही इसके लिए अपने ही लोगों के खिलाफ जाना पड़े। अध्याय 20। क्लॉडिया, वो विवादित बहन जिसने लोगों की बदनामी कर दी। बहुत पहले, जब रोम सम्राटों के बजाय गणराज्य था और टूटने के कगार पर था, एक महिला थी जो सिर्फ शहर में चलकर ही सबको हिला देती थी। उसका नाम क्लॉया था। शक्तिशाली क्लॉय परिवार में जन्मी क्लॉडिया ने धन दौलत, पढ़ाई लिखाई और रिश्ते नातों की कमी नहीं थी, लेकिन उसने रोमन कुलीन महिलाओं वाली परंपरा को नहीं माना। वो छुप छुप के आंगन में नहीं रही, नहीं अपनी बातें फुसफुसाकर सीमित रखी। उसने सीधे सबके सामने आना चुना और रोम उसे कभी भूल नहीं पाया। उसने एक अमीर राजनेता से शादी की, लेकिन वो रिश्ता आरोप प्रत्यारोप और कटुता में बदल गया। वहीं से क्लॉडिया बदनाम हो गई। उसकी अफेयर, पार्टीज, उसकी कविता और उसकी तीखी दुश्मनी के लिए जाना जाने लगी। उसके दुश्मन, खासकर मर्द, उस पर हर तरह का इल्जाम लगाते थे, उसे जहरीला साबित करने की कोशिश करते थे। पति, सेनेटरों को बहलाना, यहां तक कि अपने ही भाई के साथ सोना, ये सब करता था वो कट्टर जनतावादी पब्लियस क्लायस पुलकर। और फिर भी उसने कभी माफी नहीं मांगी, कभी पीछे नहीं हटा। क्लॉडिया का सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब उसने अपने पूर्व प्रेमी मार्कस कालस रूफस पर उसे जहर देने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इसके बाद जो मुकदमा चला वो एक तमाशा बन गया। कालस की तरफ से कोई और नहीं बल्कि रोम का सबसे प्रसिद्ध वक्ता सिसेरो ने बचाव किया, और सिसेरो ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी बात में, प्रोयो भाषण में, उसने सिर्फ अपने मुवक्किल का बचाव नहीं किया, वह क्लाइया पर हमला किया गया। उसे एक चालाक और झूठी औरत कहा गया जो किसी अमीर के घर में रहने वाली वेश्या जैसी जिंदगी जीती थी। उसे खतरनाक, अनिश्चित और नैतिक रूप से खराब बताया गया। ये सब बस उसकी छवि खराब करने की कोशिश थी। लेकिन क्लाइया मुकदमे के बाद गायब नहीं हुई। वो कविताओं और अफवाहों में जिंदा रही। कुछ लोग मानते हैं कि वही रहस्यमयी लेस्बिया थी जो कुलस की प्रेम कविताओं की प्रेरणा थी। एक ऐसी औरत जिसे एक ही सांस में चाहा भी गया और नफरत भी की गई, पूजा भी हुई और शापित भी। असल में क्लाइया कौन थी? एक चालाक महिला या शिकारी, विद्रोही? शायद दोनों ही। उसने चुप रहना मना कर दिया, सम्मानित बनना मना कर दिया, और एक ऐसी सोसाइटी में जहां औरतों से उम्मीद की जाती थी कि वे नजर न आए, क्लॉडिया ने खुद को भूलना नामुमकिन बना दिया। उसने अपनी चतुराई को तलवार की तरह इस्तेमाल किया, अपनी खूबसूरती को हथियार की तरह, और अपना नाम रोम के गॉसिप सर्कल्स में गरज की तरह गूंजाया। क्लॉडिया ने कभी राजनीतिक पद पाने की इच्छा नहीं जताई। उसे इसकी जरूरत ही नहीं थी। वो एक फुसफुसाहट से ही लोगों की इज्जत मिटा देती थी।
और प्राचीन रोम में यह अक्सर किसी भी तलवार से ज्यादा ताकतवर होता था। अध्याय 21। कॉर्नेलिया अफ्रीकाना, वो मां जिसने जन्म दिया। क्रांति। कॉर्नेलिया अफ्रीकाना कोई स्कैंडल वाली नहीं थी। उसने दुश्मनों को जहर नहीं दिया था और न ही सम्राटों को बहकाया था। असल में उसे इसके उलट ही तारीफ मिली थी। उसकी सच्चाई, उसकी बुद्धि और उसकी शांत ताकत। लेकिन उस साधारण दिखावे के पीछे एक क्रांतिकारी आत्मा छिपी थी। वो स्किपियो अफ्रीकन्स की बेटी थी, वही जनरल जिसने हनिबल को हराया था, जो रोम के सबसे बड़े नायकों में से एक था। बड़ी प्रतिष्ठा में जन्मी कॉर्नेलिया आराम और ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उसने रोम में बहुत कम लोगों में दिखने वाली एक खास पहचान बनाई। इतिहास, उसका दिमाग। उसने टिबेरियस स्ट्रोनियस ग्राउं से शादी की, जो एक सम्मानित राजनेता थे, और उसने 12 बच्चे जन्म दिए। उनमें से केवल 3 ही वयस्क हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। और उन्हीं बेटों टिबेरियस और गैसग्रास के जरिए कॉर्नेलिया ने रोमन गणराज्य की नींव हिला दी। अपने पति की मौत के बाद कॉर्नेलिया ने दोबारा शादी करने से मना कर दिया, कई प्रस्ताव मिलने के बावजूद, जिसमें मिस्र के राजा का भी प्रस्ताव शामिल था। उसने अपने बच्चों और उनकी शिक्षा को समर्पित रहने का फैसला किया। उसने उन्हें यूनानी दार्शनिकों, इतिहासकारों और विचारक, उसका घर सिर्फ शरीरों के लिए नहीं बल्कि दिमागों के लिए भी एक प्रशिक्षण स्थल बन गया था। एक बार एक अमीर महिला ने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि वो महंगे आभूषण नहीं पहनती थी, तो कॉर्नेलियस ने बस अपने बेटों की ओर इशारा करते हुए कहा, यही मेरे गहने हैं। लेकिन उसने जो उन्हें बनाया, उसने रोम को हिलाकर रख दिया। टिबेरियस और गैस बेहद कट्टर सुधारक बन गए। उन्होंने जमीन की पुनर्वितरण, अनाज सब्सिडी और आम लोगों यानी प्लेबियन की सशक्तिकरण की मांग की। उनके भाषणों ने जनता को झकझोरा और अमीरों को गुस्सा दिला दिया। अंत में टिबेरियस की हत्या कर दी गई। सबसे पहले कैपिटोलिन हिल पर क्लब से पीट पीट कर मार दिया गया। कुछ साल बाद गैस का इस्तेमाल हुआ। सीनेट ने उसे सताया, जो अंत में आत्महत्या कर बैठा। और कॉर्नेलिया, वो चुपचाप और गरिमा के साथ शोक मनाती रही। लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने चिट्ठियां लिखी, मेहमानों का स्वागत किया, अपने बेटों और उनके आदर्शों की गर्व से बात की। उसका घर विरोध का एक म्यूजियम बन गया। उसके शब्द रोमन यादों में सुरक्षित रह गए। अभिजात वर्ग ने उसकी जिद्दी विरासत मिटाने की कोशिश की, लेकिन कॉर्नेलिया ने उसे जिंदा रखा। उसने कभी तलवार नहीं उठाई, कभी विद्रोह की अगुवाई नहीं की। फिर भी अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा शक्ति से और अपनी बेटों को पाला पोसा, कॉर्नेलिया अफ्रीकाना रोम के इतिहास की सबसे खतरनाक महिलाओं में से एक बन गई, क्योंकि उसने रोम के भविष्य के दिमागों में एक विचार बो दिया। और विचार, जैसा कि हम जानते हैं, इंसानों से ज्यादा मारना मुश्किल होता है। अध्याय 22। मार्शा, वो प्रेमिका जिसने एक सम्राट का अंत किया। मार्शा की कहानी है प्यार, धोखा और आखिरी बदला। वो किसी शाही परिवार में पैदा नहीं हुई थी, न ही उसने खुद के लिए सत्ता चाही थी। लेकिन किस्मत और एक निर्दयी सम्राट ने उसे फिर भी सत्ता थमाने का मौका दिया। वो सम्राट कोमोडस की प्रेमिका थी, जो कुख्यात शासक था, जिसकी पागलपन की कहानी इतिहास में अमर हो गई। कोमोडस मार्कस ऑरेलियस का बेटा था, जो एक दार्शनिक राजा था, लेकिन वो अपने पिता से बिल्कुल अलग था। उसे बस सत्ता, दिखावा और खून का शौक था, जैसे अखाड़े का ग्लैडिएटर और दरबार का तानाशाह। उसने अपनी हुकूमत अपने मनमाने शौकों में बिताई, रोम को अराजकता में डुबो दिया और उन सबको दूर कर दिया जो उसके खिलाफ खड़े हो सकते थे।
लेकिन मार्शिया अलग थी। वो उसकी भरोसेमंद, उसकी प्रेमिका थी, और कुछ वक्त के लिए वो अकेली महिला थी जिसके पास उसके ऊपर थोड़ा बहुत नियंत्रण था। वो सम्राट की बातों को सुनती थी और वो इसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करती थी, और शायद रोम को उसकी बढ़ती पागलपन से बचाने के लिए भी। सालों तक मार्सिया ने कोमियुडस के अजीब व्यवहार को सहा। वो क्रूर था, शकी था और अक्सर गुस्से में फूट पड़ता था। लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ ताकत का खेल नहीं था। मार्सिया उससे प्यार करती थी, या कम से कम उस आदमी से जो वो बन सकता था। लेकिन रोम जैसे दुनिया में प्यार नाजुक होता है, खासकर जब एक साथी के पास दूसरे को एक शब्द से खत्म करने की ताकत हो। कोमियुडस का शक बढ़ता गया। वो हर जगह दुश्मन देखने लगा, यहां तक कि उनके सबसे करीबी लोगों में से। और मार्सा, जो वफादार थी, फिर भी इस शक से बच नहीं पाई कि उसकी पागलपन आखिरकार दोनों को निगल जाएगी। 192 ईस्वी में कोमोडस की हुकूमत का खून खराबे वाला अंत हुआ। प्रेटोरियन गार्ड, जो उसकी सरकार से नाखुश थे, उसके खिलाफ साजिश रचने लगे। मार्शिया, जो साम्राज्य को और ज्यादा अराजकता से बचाने के लिए बेताब थी, इस साजिश में शामिल हो गई। वो मुख्य खिलाड़ी बन गई, वो जिसने कोमोडस की तानाशाही को खत्म कर सकता था। लेकिन उसे सिर्फ फर्ज नहीं चलाता था, मार्का आ चुकी थी। उस आदमी से नफरत करना जो कभी उसका प्रेमी था। उसकी बेरमी ने उसका दिल तोड़ दिया था, और वो जानती थी कि जब तक वो जिंदा है, रोम कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। साजिश कामयाब हुई। कोमिडस को उसके स्नानघर में गला घोंटकर मार दिया गया, कथित तौर पर उसकी अपनी प्रेमिका की मदद से। मार्सिया, भले ही हत्या में उसका अहम रोल था, पीछे छोड़ दी गई। उसका नाम इतिहास से मिटा दिया गया। अंत में मार्सिया ने असंभव को संभव कर दिखाया। उसने उस सम्राट का शासन खत्म कर दिया जिसने रोम को तबाह कर दिया था। उसने ये तलवार से नहीं, बल्कि फुसफुसाहट, एक साजिश और एक महिला की चुपचाप दृढ़ता, जिसने जाना कि कभी कभी बचने का एकमात्र तरीका सबसे मुश्किल फैसला लेना होता है। अध्याय 23। प्लोटिला, वो राजकुमारी जो सम्राट के खेल में एक मोहरा बन गई। प्लोट की कहानी सम्राट रोम के उथल पुथल के बीच एक शांत दुखांत है। एक महान परिवार में जन्मी, उसे सम्मान और प्रभाव से भरी जिंदगी का वादा मिला था। लेकिन किस्मत का कोई और ही खेल था, जो उसे सत्ता के निर्दयी खेलों का एक पाखड़ी बना देगा। उसकी शादी कराकाला नाम के कुख्यात सम्राट द्वारा तय की गई थी। क्रूर स्वभाव वाले सम्राट की सत्ता बढ़ रही थी। दूसरी महिलाओं की तरह जो अपनी चालाकी से दरबार की राजनीति में फिसल जाती थी, प्लीटिला उस जाल में फंस गई थी जिसे उसने कभी चुना नहीं था। करकला, जो कमजोरी से नफरत करता था और पूरी तरह आज्ञाकारिता चाहता था, उसकी स्वतंत्र आत्मा को अपनी सत्ता के लिए खतरा समझता था। शुरुआत से ही उनका रिश्ता तनाव से भरा था। प्यार की कमी वाला, जबरदस्ती का गठबंधन जो मोहब्बत नहीं बल्कि महत्वाकांक्षा से बना था। दरबार में प्लीटिला को सम्राट के गहनों की तरह ट्रीट किया जाता था। शान शौकत, एक ऐसा निशान जिसे वह अपने प्रजा के सामने दिखाता था, साथी के रूप में नहीं। उसे अपने परिवार से अलग कर दिया गया था और उसकी आवाज छीन ली गई थी। एक ऐसी दुनिया में जहां प्रभाव ही दौलत था, उसे अपने विचारों या गठबंधनों की अपनी कोई दौलत बनाने का मौका नहीं मिला। उसकी हर हरकत पर निगाह रखी जाती थी, जांच पड़ताल होती थी, और उसे कराकाला की प्रचार की एक और चालाकी में बदल दिया जाता था। इसके बावजूद प्लोटिला ने सम्राट की कृपा पाने की खतरनाक राह पर चलने की कोशिश की। वो भरोसेमंद दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंची, छोटे छोटे विरोध के इशारों की तलाश में। ऐसे पल
जब उसकी नर्म बुद्धिमत्ता चमक सके। लेकिन रोमन सत्ता के बर्बर मैदान में ऐसे प्रयास खतरनाक समझे जाते थे। सम्राट की शक की कोई सीमा नहीं थी। उसकी क्रूरता सिर्फ दुश्मनों तक सीमित नहीं थी, वो किसी भी ऐसे व्यक्ति तक फैलती थी जो उसकी सत्ता को भले ही अनजाने में सवाल उठाए। आखिरी धोखा जल्दी आया। किस्मत के एक कड़वे मोड़ में प्लोतिल्ला पर बेवफाई का इल्जाम लगाया गया। एक ऐसा आरोप जो जितना कमजोर था उतना ही जानलेवा था। अफवाहें फैलने लगी कि उसने साजिश रची है। सेनेटर्स काराकाला को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। ये आरोप सच थे या नहीं, इसका पता इतिहास में खो गया है। लेकिन एक बात तय है कि सम्राट किसी भी तरह की असहमति बर्दाश्त नहीं करता था। बदले की एक काली साजिश में प्लोटिला को फांसी दी गई। उसकी मौत पर कोई सार्वजनिक शोक नहीं मनाया गया, बल्कि ये एक और चुपचाप खत्म की गई जिंदगी थी जिसे बेकार समझा गया। उसकी मौत के साथ प्लाटिला सत्ता के दुखद दाम का प्रतीक बन गई। ये याद दिलाती है कि जो लोग जनजात खास होते हैं वो भी कभी कभी सम्राट की सत्ता की चाह में सिर्फ एक शिकार बन जाते हैं। उसकी आत्मा, कुछ लोग कहते हैं कि वो अभी भी रोम के शाही अतीत की अंधेरी गलियारों में गुमसुम सी रहती है। अध्याय 24। मेलोनिया टेसोनिया, वो पत्नी जो पागलपन की छाया में जीती थी। मेलोनिया सिसोनिया सम्राट कालिगुला की आखिरी पत्नी थी। एक ऐसा शासक जिसकी हुकूमत रोम पर बिजली की तड़तड़ाहट जैसी अनिश्चित थी। उस दौर में जो अत्याचार और फिजूल खर्ची से भरा था, सिसोनिया की जिंदगी इतिहास के सबसे कुख्यात सम्राटों में से एक के साथ जुड़ी हुई थी। उसके शुरुआती सालों के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि जब कालिगुला ने उस पर ध्यान दिया तो उसमें एक ऐसी आकर्षण थी जो कम ही लोगों में देखने को मिलता था, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता था। जहां सत्ता के गलियारों में अक्सर चुपचाप और चालाक लोग होते थे, क्यूसोनिया जिंदा दिल और डटकर खड़ी थी। उसकी खूबसूरती दरबार की गपशप में छाए रहती थी, और उसकी मौजूदगी ऐसी थी कि वो न सिर्फ सम्राट की जंगली फितरत की तारीफ करती थी, बल्कि उससे लड़ती भी थी। जब कैलिगुला सत्ता में आया तो उसने ऐसे साथी ढूंढे जो उसकी उथल पुथल भरी शैली को दर्शाते थे। मेलोनिया क्यूसोनिया बिल्कुल उसके मुताबिक थी। वो पीछे हटकर बैठने वाली नहीं थी, बल्कि उसने उस हंगामे को गले लगाया जो उसके आसपास था। वो दोनों साथ मिलकर एक कुख्यात जोड़ी बना बैठे, एक ऐसा मेल जोश और खतरे का जो कैलिगुला के दरबार की विलासिता को बयां करता था। कुछ वक्त के लिए क्यूसोनिया ने एक सम्राज्ञी की शानदार जिंदगी जानी। वो रत्नों से सजी रेशमी कपड़ों में लिपटी रहती और उसका नाम रोमन शान शौकत की किताबों में दर्ज हो गया। लेकिन इस चमक धमक के पीछे सम्राट की दुनिया का खतरनाक सच था। कैलिगुला के मूड हवा की तरह बदलते रहते थे, कभी प्यार तो कभी घृणा में बदल जाते थे, बस एक पल में। सिसोनिया जैसे कई और लोग उसके आसपास घूमते हुए उसकी अनियमित सरकार से जुड़े होने के कारण सब कुछ दांव पर लगा लिया था। लेकिन उसकी किस्मत तब मुहर लग गई जब कैलिगुला के आतंक का शासन हिंसक अंत को पहुंचा। 41 ईस्वी में बढ़ती नाखुशी और सम्राट की बढ़ती क्रूरता से भरे षड्यंत्रों के बीच कैलिगुला को उसके अपने गार्ड के सदस्यों ने मार डाला। इसके बाद हुई अराजकता में मेलोनिया क्वासोनिया उस साम्राज्य के पतन में शामिल हुई जिसने एक समय उसे भव्यता का वादा किया था। कुछ कहानियां तो कहती है कि उसका अंत भी कैलिगुला के साथ ही हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि उसे उन लोगों ने निशाना बनाया था जो उसके पागलपन की हर निशानी मिटाना चाहते थे। खैर, उसकी मौत ने एक ऐसे जीवन का आखिरी अध्याय लिखा जो हमेशा खतरनाक कगार पर रहा। शाही सम्मान की चमक धमक और पूरी ताकत की खतरनाक हकीकत के बीच फंसी मेलोनिया सिसोनिया रोम के सबसे उथल पुथल भरे
दौर की खतरनाक मोहकता का प्रतीक बनी। एक ऐसी महिला जिसका अस्तित्व ही उस ज्वलंत मिश्रण का सबूत था, जिसमें जुनून, सत्ता और पागलपन की झलक थी, जिसने उसके समय को परिभाषित किया। अध्याय 25। अन्ना गैलेरियाफिना। वरिष्ठ, वो महारानी जो सम्राट की छाया में रही। अन्ना गैलेरियाफिना, जिन्हें अक्सर बस फस्टाइना दी एल्डर कहा जाता है, एक ऐसे साम्राज्य में जन्मी थी जहां सार्वजनिक सदाचार और निजी महत्वाकांक्षा टकराते थे, और परिवार की इज्जत का बोझ कभी ऊपर उठाता तो कभी खत्म कर देता था। सम्राट एंटोनिनस पियस की पत्नी के तौर पर फिना दी एल्डर ने अपनी निजी इच्छाओं और रोजाना की शाही जिम्मेदारियों के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखा। उन्हें उनकी गरिमापूर्ण मौजूदगी और परोपकारी कार्यों के लिए सराहा जाता था। उन्होंने कला और धर्म की संरक्षक के तौर पर काम किया और खुद को एक सभ्य, नैतिक रोमन महिला की मिसाल के रूप में पेश किया। ऐसे समाज में जहां संयम को सबसे बड़ा गुण माना जाता था, वो अक्सर अपने पति की पत्नी का कर्तव्य निभाती, चुपचाप अपने पति के राज को समर्थन देती और उस साम्राज्य की छवि मजबूत करती जो स्थिरता और व्यवस्था पर टिका था। लेकिन इस शांत चेहरे के नीचे कभी कभी महल की संगमरमर की दीवारों के बीच अफवाहें और साजिशें भी फैलती थी। कुछ प्राचीन स्रोतों में गुप्त संबंधों का इशारा भी मिलता है और राजनीतिक चालबाजियों से जुड़ी थी। ये बताती थी कि फेनिना उस आदर्श छवि से कहीं ज्यादा जटिल थी जिसे जनता को दिखाया जाता था। भले ही उन्होंने कभी खुले तौर पर अपने समय के नियमों को चुनौती नहीं दी, उनकी मौजूदगी हमेशा ये याद दिलाती थी कि साम्राज्य की ताकत व्यक्तिगत रिश्तों जितनी ही राजनीतिक संस्थाओं पर भी निर्भर थी। उनका प्रभाव, हालांकि सूक्ष्म था, राज्य के मामलों तक भी फैला था। फिना को याचिकाकर्ताओं की तरफ से हस्तक्षेप करने और संकट के समय चुपचाप सलाह देने के लिए जाना जाता था। उनके विचार अक्सर बंद दरवाजों के पीछे धीरे धीरे होती बातचीत में ये बातें सुनने को मिलती थी, जिन्होंने एंटोनियस पायस के शासन की दयालु छवि बनाने में मदद की, जिसे बाद में एक शांतिपूर्ण और समृद्धि भरे दौर के रूप में याद किया गया। लेकिन वही दया दोधारी तलवार भी थी। विवाद सुलझाने के उसके प्रयासों ने कभी कभी प्रतिद्वंद्वियों में ईर्ष्या जगा दी और उन लोगों में शक पैदा कर दिया जो सत्ता के लिए ज्यादा कठोर तरीके पसंद करते थे। फिना की जिंदगी में भी दुख था। उसके कई बच्चों की जल्दी मौत और दरबार की लगातार होती दबावों ने उस पर भारी असर डाला, जिससे उसका जीवन उसके बाद के वर्षों पर एक लंबी छाया रही। उसकी मौत के बाद देवता घोषित किए जाने का सम्मान मिला, जो उस जमाने की एक महिला के लिए बेहद नायाब था। लेकिन उसकी विरासत मिली जुली रही। उसे एक ऐसी सम्राज्ञी के तौर पर याद किया गया जो सदाचार पर आधारित शासन की उम्मीदों और रोम के कठोर और बेरहम स्वभाव की चुनौतियों दोनों को दर्शाती थी। अन्ना गैलेरियाफिना चुपचाप सम्राट की छाया में जीती रही, फिर भी उसका जीवन सत्ता, कर्तव्य और मानव हृदय की गहराइयों को इतिहास के सबसे प्रसिद्ध साम्राज्यों में से एक में उजागर करता है। अध्याय 26। थियोडोरा, वो अभिनेत्री जो सम्राज्ञी बनी। थियोडोरा की जिंदगी का सफर मंच से लेकर सम्राट के दरबार तक रोमन और बाद में बीजांटिन इतिहास की सबसे अद्भुत कहानियों में से एक है। साधारण परिवार में जन्मी थियोडोरा ने अपनी शुरुआत एक अभिनेत्री के रूप में की, जिसे समाज के ऊंचे तबकों में बहुत तुच्छ समझा जाता था। लेकिन उसके पास एक खास तरह की चतुराई, आकर्षण और अडिग हिम्मत थी, जिसने हर उम्मीद को झुठलाकर उसे आगे बढ़ाया। उस दौर में जहां औरत की कीमत उसके खानदानी सलूकों से जांची जाती थी, और शर्मिला होकर भी थियोडोरा ने ताकत का सपना देखने की हिम्मत की। उसकी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता ने एक ऐसे आदमी का ध्यान खींचा जिसने उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल दी।
जस्टिनियन, वो महत्वाकांक्षी जनरल जो बाद में सम्राट बना, उसकी आत्मा से मोहित होकर उसने थियोडोरा को उसकी शाही जाति के लिए नहीं चुना, बल्कि उसकी हर बात और हर अंदाज में झलकती ताकत और समझदारी के लिए चुना। जब जस्टिनियन सिंहासन पर बैठा तो थियोडोरा को उसकी सम्राज्ञी घोषित किया गया, एक ऐसा पद जो सम्मान के साथ साथ भारी जिम्मेदारी भी लेकर आता था। फिर भी उसकी सत्ता तक पहुंच आसान नहीं थी। उसके सामने कई चुनौतियां थी। अदालत में कई लोग उसके अतीत का मजाक उड़ाते थे और उसका इस भूमिका के लिए सही होना सवाल उठाते थे। लेकिन थियोडोरा ने हार नहीं मानी। उसने साम्राज्य की नीतियों को बदलने की ठानी और जोर-शोर से ऐसी सुधारों की पैरवी की जो खासकर महिलाओं और गरीबों जैसे दबे कुचले लोगों के लिए फायदेमंद हों। उसके प्रभाव से ऐसे कानून बने जो महिला कामगारों की हालत सुधारते थे, क्रूर प्रथाओं पर रोक लगाते थे और बच्चों को शोषण से बचाते थे। थियोडोरा सिर्फ एक सुधारक नहीं थी, बल्कि अदालत की माहिर थी। राजनीति में सहानुभूति और चतुर रणनीति के साथ उसने सत्ता के खतरनाक रास्तों को बड़ी समझदारी से पार किया। जब प्राकृतिक आपदाएं आई या राजनीतिक साजिशें उभरी, तो थियोडोरा की सलाह मांगी गई और उसके निर्णायक कदम अक्सर साम्राज्य को अराजकता से दूर ले जाते रहे। न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और विरोध का सामना करने की हिम्मत ने उसे सिर्फ सम्मान ही नहीं दिलाया, बल्कि एक ऐसी विरासत भी दी जो उसकी मौत के बाद भी याद रखी जाएगी। फिर भी कमजोरों की हिफाजत करते हुए थियोडोरा एक विवादास्पद शख्सियत बनी रही। कुछ लोग उन्हें उस साम्राज्य में जो परंपराओं से बंधा था, उनके साहसी कदमों के लिए सराहते थे, तो कुछ उन्हें नापसंद करते थे क्योंकि एक पूर्व अभिनेत्री की इतनी बड़ी ताकत को स्वीकार नहीं कर पाते थे। आखिरकार थियोडोरा ने यह साबित कर दिया कि सत्ता में एक महिला का मतलब क्या हो सकता है। वो एक तिरस्कृत कलाकार से इतिहास की सबसे प्रभावशाली सम्राज्ञियों में से एक बन गई। उनकी कहानी हिम्मत, महत्वाकांक्षा और सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ साहस की ताकत की मिसाल है। अध्याय 27। हेलेना, छुपे हुए गुणों वाली पवित्र मां। एजेंडा। हेलेना, कॉन्स्टेंटाइन की मां, अक्सर एक संत के रूप में मनाई जाती है। एक ऐसी महिला जिन्होंने सच्चा क्रॉस खोजा और ईसाई धर्म के फैलाव का रास्ता बनाया। लेकिन उस प्रभामंडल और भक्ति भरे चित्र के पीछे एक ऐसी महिला थी जिसकी महत्वाकांक्षा और जटिलता कमाल की थी और जिसका प्रभाव जितना दूरगामी था, उतना ही विवादास्पद भी। पूरी तरह से अज्ञात जगह से जन्मी हेलेना की ऊंचाई असाधारण थी। जब उन्होंने कॉन्स्टेंटियस क्लोरिस से शादी की, जो रोमन सेना में एक मामूली अधिकारी था, तब उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसने बाद में साम्राज्य को बदल दिया। जब उसका बेटा कॉन्स्टेंटाइन सत्ता में आया, तो हेलेना की किस्मत पूरी तरह बदल गई। अब वो सिर्फ एक मामूली पत्नी नहीं रही, वो अपनी खुद की विरासत की निर्माता बन गई। हेलेना ने अपनी नई मिली स्थिति का इस्तेमाल क्रिश्चियन धर्म के प्रचार के लिए किया। वो कई तीर्थयात्राओं पर निकली, पवित्र अवशेषों और जगहों की खोज में लगी और सच्चे क्रॉस की खोज का श्रेय उसे जाता है। भक्तों के लिए ये कोई आम बात नहीं थी, बल्कि एक दैवीय संकेत था, एक चमत्कारिक निशानी कि उसका विश्वास सही था। लेकिन इस श्रद्धा के पीछे एक सोची समझी महत्वाकांक्षा भी छिपी थी। हेलेना ने अपने परिवार का नाम इतिहास में दर्ज कराने का ठाना था और उसे पता था कि ईसाई धर्म की बढ़ती लहर के साथ खुद को जोड़ना आने वाली पीढ़ियों के लिए उसकी ताकत को पक्का कर देगा। उसका असर सिर्फ धार्मिक मामलों तक ही सीमित नहीं था। हेलेना ने अपनी दौलत और कनेक्शनों का इस्तेमाल दान पुण्य के कामों में, चर्चों के निर्माण में और राजनीतिक फैसलों को प्रभावित करने में किया। वो सिर्फ एक पवित्र हस्ती के रूप में याद नहीं रहना चाहती थी। वो कंस्टेंटाइन के साम्राज्य के पीछे की
मुख्य ताकत के रूप में देखी जाना चाहती थी। आलोचक तर्क किया गया कि उसके काम, जो भक्ति के बहाने छिपे हुए थे, असल में नियंत्रण और विरासत की तीव्र चाहत से प्रेरित थे। हेलेना की विरासत विरोधाभासों का एक जाल है। कुछ के लिए वो सदाचार की मिसाल है। उसकी तीर्थयात्रा आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। उसके अवशेष विश्वास की गवाही देते हैं। लेकिन दूसरों के लिए वह महत्वाकांक्षा का काला पक्ष है। एक ऐसी महिला जिसने अपने मकसद के लिए धर्म और राजनीति दोनों को मोड़ा। ऐसे दौर में जब सत्ता कम ही बांटी जाती थी, हेलेना ने अपनी अलग ही प्रभावशाली दुनिया बनाई। महिलाओं के लिए तय किए गए रोल्स। पहले ईसाई सम्राट की मां के तौर पर हेलेना की कहानी रोम के बदलाव की जड़ तक जुड़ी हुई है। लेकिन उनकी जिंदगी ये भी दिखाती है कि इतिहास के सबसे पवित्र नामों के भी अंदर छुपी कहानियां होती हैं। और ताकत की चाह अक्सर एक कीमत लेकर आती है।